तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां डाउ फ्यूचर्स ने लगाई है सेंचुरी ऊपर की तरफ। जबरदस्त रिकवरी के संकेत दुनिया भर के बाजारों से आते दिख रहे हैं। भारतीय बाजार अभी भी लाल निशान में 15,700 के नीचे। क्या 15,700 के ऊपर क्लोजिंग हो पाएगी? क्या बाजार में रिकवरी आएगी? क्या बाजार कुछ और मजबूती दिखाएंगे या फिर आज हफ्ते के आखिरी दिन रहेगा प्रेशर? क्या करें अगले हफ्ते की तैयारी, इसी पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और ग्लोबल बाजार से सुधरते हुए संकेत इस समय दिख रहे हैं। भारतीय बाजार भी निचले स्तरों की रेंज होल्ड कर रहे हैं। तो आइए आने वाले 1.5 घंटे की एक्शन की करते हैं तैयारी। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? कमजोरी के साथ बाजार में कारोबार है। सुबह से दबाव में है बाजार और 15,700 के नीचे फिसले भी हैं। 50 अंक नीचे है इस वक्त 15,675 के आसपास। हालांकि निचले स्तरों से हल्की फुल्की रिकवरी भी आप देख सकते हैं बाजारों में आते हुए। तो दोनों तरफ है, लेकिन हाँ, नेट कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 15,635 के आसपास का लो बनाया है, यानी कि पिछले लोज को तोड़ा नहीं है बाजार ने, कम से कम ये एक राहत की बात है इस वक्त। बैंक निफ्टी भी इस वक्त 200 अंक नीचे कमजोर है और ट्रेड करता हुआ दिखा। आईटी, ऑटो, प्राइवेट बैंक्स और एनर्जी, ये 4 इंडेक्स हैं। चारों इंडेक्स कमजोर, लेकिन आधा 10%, बहुत ज़्यादा नहीं। मिड कैप शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर तेजी है। मेटल शेयर और रियल्टी शेयर थोड़ी थोड़ी रिकवरी के मूड में आपको नजर आएंगे। और कमाल ये होता दिख रहा है, डाउ फ्यूचर से 100 पॉइंट तेज होते हुए दिख रहे हैं, जो कि सुबह आपने देखा होगा 50 से 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। वहाँ से अच्छी रिकवरी आई है। और यूरोप के बाजारों से भी रिकवरी के अच्छे संकेत, 1% तक की मजबूती यूरोप में आपको इस वक्त बनती हुई दिखेगी दीप। तो वहाँ से भी अच्छे संकेत है आपके लिए। जी बिल्कुल सर। तो चलिए, ग्लोबल बाजारों से तो अच्छा सहारा मिल ही रहा है। हमारे बाजार भी सर, ओपनिंग के जो लोज थे, जो पहले 15-20 मिनट में गिरावट हुई थी, उसके बाद से उन लोज के नीचे बाजार नहीं करे हैं, होल्ड करा है। बल्कि बैंक निफ्टी तो 35,000 के ऊपर ही ज्यादातर समय हमें ट्रेड करते हुए देखा, और निफ्टी भी 650 के नीचे ज्यादा समय के लिए गया नहीं है सर। तो कैसे समझे इस एक्शन को? और अब ये जो ग्लोबल रिकवरी आ रही है, क्या बाजार भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? संभावना पूरी है दीप। सिर्फ एक ही लेवल पर नजर रखिए बचे हुए समय के लिए, और उसके बाद मैं आपको डेटा में विस्तार से बताऊंगा अभी कि क्यों मैं इस लेवल की इतनी अहमियत बता रहा हूं, और वो है 15,700। सी, आप ये समझ लीजिए, इन शॉर्ट 15,675, 15,725 ये टाइम पास रेंज है। इस 50 पॉइंट की रेंज में बाजार को कुछ नहीं करना, आराम करना, ऐसे बैठे रहना सुस्ती के साथ, ये समझ लीजिए। तो 15,725 के ऊपर निकलते शानदार तेजी, बेहतरीन रिकवरी, और वहां से शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी, जो 15,750, 775, 800 हर 25-25 पॉइंट ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। 15,725 के ऊपर 15,650 के नीचे थोड़ी कमजोरी होना शुरू करेगा। ये इस वक्त बाजार का ट्रेंड आपको दिख रहा है। तो रेंज के लोअर एंड पर है। चूंकि अमेरिका मजबूत होता दिख रहा है, वीकेंड सेशन है, 125 पॉइंट डाउ ऊपर है। एक बार आप 15,700 के पार, 725 के पार निकल कर टिक गए तो शॉर्ट कवरिंग के आसार पूरे हैं। तो ये लेवल, एक बात साफ है दीप, कि शॉर्ट करने के नहीं है, पहली चीज। दूसरा, ये लेवल धीमे धीमे शॉर्ट कवरिंग के है। तीसरा, अगर आप में रिस्क लेने की ताकत है और 15,600 तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ से 75 पॉइंट नीचे का, तो खरीदारी करने के आपके लिए लेवल्स बनते हैं। ये डेटा में आगे मैं आपसे विस्तार से बता दूंगा। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आपका चल रहा है 35,000 के ऊपर थोड़ा सा, 34,900, 35,100 या 34,850, 35,150, 35,000 आपके बीचों बीच की रेंज है। 35,150 के ऊपर बैंक निफ्टी तोड़फोड़ मजबूत होना शुरू करेगा, 34,850 के नीचे खराब होना शुरू करेगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही मुझे लगता है आखिरी 1.5 घंटे में खरीदारी का मौका दे रहे हैं। यहाँ से तेजी का नहीं भी समझे, चलो तेजी आजकल आपको सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो पॉजिटिव व्यू रखें, थोड़ा मुस्कुरा कर, मतलब आराम से, ऐसा इतना दुखी और परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं। छोटे मोटे करेक्शन बाजार में रोज चलते हैं, हर रोज हरे निशान में बंद नहीं हो सकते हैं, हर वक्त हरे निशान में रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से पॉजिटिव व्यू रखें। स्टॉप लॉस अपने हाथ में रहना चाहिए। ग्लोबल मार्केट वोलेटाइल है, अचानक से मूड बदल रहे भाई, अभी लग रहा है 100, 125, 150 ऊपर है डाउ, क्या पता 3:30 बजे कुछ हो जाए। अब वो तो आपको चांस लेना ही पड़ेगा, 100% तो आप कभी इस तरह से प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, लेकिन डेटा के लिहाज से देखेंगे, ट्रेंड के लिहाज से देखेंगे, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे बाजार रुक रहा है और वहाँ से थोड़ी रिकवरी के संकेत दे रहा है। तो मैं रिकवरी पर बेट कर रहा हूँ। वीकेंड सेशन है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, और वैसे भी आज आपको याद होगा सारे नेगेटिव्स के बीच में एक पॉजिटिव फैक्टर हमने लिखा था, वो था पुट कॉल रेशियो, और कि अगर 1.08 के आसपास पुट कॉल रेशियो है और सुबह फर्स्ट हाफ हमने बाजार में कमजोरी के साथ ट्रेड किया, तो फिर बाजार और हल्का हो जाएगा। 1 के नीचे का पुट कॉल रेशियो आपको ये कहता है यहाँ से रिकवरी बन सकती है। तो मेरा फोकस रिकवरी की तरफ है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार पार करता है या नहीं। जी
बिल्कुल सर, तो पूरा फोकस रिकवरी की तरफ है। 15,700 के करीब है निफ्टी। देखते हैं अब यहां से कैसी चाल रहती है। और मिड कैप स्मॉल कैप में तो जबरदस्त एक्शन आज भी बना हुआ है। तो आइए फिर शेयरों पर करते हैं फोकस। हमारे एक्सपर्ट से भी जानेंगे उनकी बेहतरीन पिक्स पर। उससे पहले मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज जीआर इंफ्रा और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के आईपीओ क्लोजिंग के साथ बंद हो जाएंगे। इसके अलावा डेल्टा कॉर्प के नतीजों पर फोकस रहेगा। कल यानी शनिवार एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजे आने वाले हैं। Q1 FY22 के नतीजे एवेन्यू सुपरमार्ट्स के आते हुए दिखेंगे। सोमवार के दिन कैश स्पेस की कंपनी स्टील स्ट्रिप व्हील्स के नंबर्स पर फोकस रहेगा। धीरे धीरे अब नतीजों का सीजन शुरू होता और फिर से दिख जाएगा। इसके अलावा ट्रिगर सोमवार को जून सीपीआई और अप्रैल आईआईपी के आंकड़े आने वाले हैं। पीएनबी हाउसिंग कार्लाइल डील पर सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल में अगली सुनवाई जो है वो सोमवार यानी कि 12 तारीख को होते हुए दिखेगी। और साथ ही इसी दिन अल्काइल अमाइंस, बॉश, द्वारिकेश शुगर, पॉलीकैब एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। तो आज से लेकर सोमवार तक के ट्रिगर्स ये हैं आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नजर। पर आइए आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स के बारे में भी जानते हैं वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो टाटा पावर के लिए खबर आई कि इस कंपनी को केरल पावर बोर्ड से 400 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा भेल के लिए भी ऑर्डर की खबर आई है। करीब 1400 करोड़ के ऑर्डर इस कंपनी को मिले हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ये ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। इनफैक्ट करीब 10,800 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए ये कंपनी L1 भी है बिडिंग में। तो इसके लिए आज भेल पे आपकी नजर होनी चाहिए। एलेम्बिक फार्मा कैंसर की एक दवा के लिए इस कंपनी को US FDA से अप्रूवल मिला है। IRCTC के लिए काफ़ी सारी खबरें आई है। एक खबर तो ये है कि 7 अगस्त से दोबारा जो अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस है वो फिर से शुरू हो जाएगी। ये खबरें आई है। अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस जो है 7 अगस्त से शुरू होने वाले डेफिनेटली। और इसके अलावा और एक खबर ये है कि निजी ट्रेन ऑपरेटर्स के लिए बोलियां जल्द जो है वो सरकार मंगा सकती है। तो कहीं ना कहीं IRCTC जो है वो इसके चलते काफ़ी फोकस में है। जुलाई के अंत तक माना जा रहा है कि बोलियां मंगाई जाएगी। इसके अलावा कुछ अपडेट्स आए हैं। गोवा कार्बन की तरफ से अपडेट आया कि बिलासपुर की जो फैक्ट्री है इन्होंने फिर से वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। GSCL के लिए खबर आई है कि इनके इनऑर्गेनिक केमिकल और टेक्सटाइल कारोबार के डिमर्जर को क्रेडिटर्स की मंजूरी मिल चुकी है। और सबसे आखिरी में HCL टेक मोजाइक कंपनी के साथ इसने एक स्ट्रेटेजिक करार किया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 5 साल का करार जो है वो इस कंपनी ने कर लिया है। ओके, तो ये है आपके सारे खबरों वाले शेयर आज के सेशन में। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है बिगुल्स का। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए। बताएं वागले साहब, क्या करना है क्लोजिंग शो में? आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, कुछ दिनों पहले आपने मेरे को एक एडवाइस दिया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी मत देखो, इंडिविजुअल स्टॉक्स देखो। मैंने ये आपको मेंशन करते हुए सुना कि निफ्टी बैंक निफ्टी वीक है। बिल्कुल, तो वो आपका एडवाइस लेके मैं बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि हमने मॉर्निंग में बजाज फिनसर्व दिया था, वो देखो कितना ऊपर है। डीवीज लैब में एक ब्रेकआउट आया है 4600 के ऊपर। अभी 4620-25 है। यहाँ से लेकर 4610 अगर आता है तो बाय करे। मेरे को 4700 डीवीज लैब में दिखता है आज और मंडे तक। शायद 4675-80 आज के दिन में ही आ सकता है। ओके, तो डीवीज लैब ये है वो स्टॉक जो यहाँ से कमाल करने को तैयार है। और बिल्कुल वागले साहब, इसका न सिर्फ आपके थॉट्स के साथ बल्कि आपके इस कॉल्स के भी मैं साथ हूँ। और लगातार हमने पहले 4200, उसके बाद 4500, उसके बाद 5000 रुपये का टारगेट रखा है डीवीज के लिए। 4800 और 5000 तक के टारगेट्स इन्वेस्टर्स के लिए बने रहें, लगे रहें। 4700 का तो शॉर्ट टर्म टारगेट है ट्रेडिंग के लिए। आज से स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है या नहीं, या देने का मूड नहीं है? नहीं, स्टॉप लॉस दिया ना। नहीं दिया क्या? कहाँ? किसको? नहीं, सॉरी 4600 के नीचे अगर जाता है जी, जो जाना नहीं चाहिए, तो मैं 4600 के नीचे 10 रुपए 4590 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ से भी 40 रुपए की रिस्क होगी। ऊपर में 70-75 रुपए। मेरे को लगता है ये क्लियरली 4720-30 तक भी जा सकता है। इसमें अच्छा खासा मोमेंटम है। के तो ये है आपके लिए मोमेंटम वाला बेहतरीन स्टॉक। मैं इसको है ना निफ्टी का मिड कैप मानता हूँ। मतलब एकदम ये निफ्टी की चाल के विपरीत मिड कैप की रफ्तार वाला शेयर है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार फंडामेंटल वाली कंपनी भी। आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी।
गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, जो ये सुस्त मार्केट में अभी जो स्टॉक बाय करने का रडार पे आया है, जो स्टॉक इस करेक्टिव और सुस्त मार्केट में तेजी का प्रकाश डाल रहा है, उसका नाम है प्रकाश इंडस्ट्रीज। स्टॉक का भाव चल रहा है 82 रुपीज 40 पैसा। स्टॉक के अंदर यहां से अब ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। आज स्टॉक ने ऑलमोस्ट 30 लाख शेयर्स का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और एक प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने पिछले 2 दिनों के हाई ब्रेक किए हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रकाश इंडस्ट्रीज में यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 90 रुपए से लेके 94 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। यहां पे खरीदारी करें, 78 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में प्रकाश इंडस्ट्रीज में जो टारगेट 90 से 94 नेक्स्ट वीक के होंगे, जो कि 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा प्रकाश इंडस्ट्रीज के अंदर। इंडस्ट्रीज में करें खरीदारी, ये है राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। आइए आशु सर के लिए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। जी आशु सर बताएं, आपका मार्केट पे व्यू भी और साथ ही कोई बेहतरीन स्प्रेड्स, आपके सारे स्प्रेड्स कमाल करते हुए दिख रहे हैं। अब 1-2 नहीं, कुल मिलाकर 6 स्प्रेड हो गए आपके, मुझे याद है अच्छे से। बताएं सर। ओह एकदम आप तो रेड हॉट, बाप रे। ओके आशु सर को प्लीज देखें ना, सिर्फ सुने। अनिल जी, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग द नंबर ऑफ स्प्रेड्स। अनिल जी, मार्केट के लिए 1 मिनट लूंगा। अनिल जी, मैं वैसे तो अभी 2 हफ्ते हुए हैं, कवर बाद में करना चाहता था, लेकिन अनिल जी जो भी आपने बोला ना टाइम पास मार्केट है, ये टाइम पास मंथ रहेगा। अगर आपको ध्यान हो अनिल जी, 3-4 मैं अपने पॉइंट्स याद कराता हूं आपको, जो हमने पिछले 10 दिन में यूज किए। मैंने कहा था अनिल जी, कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर एक्सपेक्टेशन, जुलाई मंथ विल बी ए करेक्टिव मंथ 1। सेकेंडली अनिल जी, मैंने कहा था कि ग्राइंडिंग मार्केट रहेगी। ग्राइंडिंग मार्केट नॉर्मली मार्केट करेक्टिव होती है, वो पॉजिटिव नहीं होती, वो नेगेटिव होती है। जो ग्राइंडिंग मार्केट है, लोगों को पैसे नहीं आएंगे। तीसरी चीज अनिल जी, आपको ध्यान हो, मैंने बोला था कि ऑल टाइम हाई पे लोगों को फोमो होगा। जैसे वो सोशल मीडिया का फोमो होता है ना अनिल जी, वो मार्केट में रहने का फोमो होगा कि कुछ ना कुछ तो हाथ में पोजीशन ये ले लें वो ले लें रहनी चाहिए। लेकिन 75% स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेंगे और लॉस ही होंगे। और ये चीज अनिल जी जिसकी वजह से स्प्रेड्स बनाए थे कि लोगों को लगे कि मेरे पास कुछ है भी और परेशानी ना हो। चौथी चीज अनिल जी बोली थी, मैंने आपको कहा था कि ये डेटा क्रंचिंग जो है अनिल जी, इसको रिविजिट करेंगे सब के सब। ये हीरो या हीरो से जीरो और ये सारी चीजें जो शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेशंस, अनिल जी मैं आपको डेटा बताता हूं, ये आप शो भी कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, मतलब इसको कवर कर सकते हैं। पिछली 6 एक्सपायरी अनिल जी 15,700 के आसपास हुई हैं और उस 6 में से 5 एक्सपायरी, वीकली की बात कर रहा हूं अनिल जी, इंक्लूडिंग मंथली, उसमें से 5 एक्सपायरीज अनिल जी ऐसी हैं जिसमें एक्सपेक्टेशन थी कि ऊपर बंद होगा और 100 पॉइंट निफ्टी या बैंक निफ्टी नीचे आए हैं। तो हर बार डेटा जो है उल्टा पलटा पड़ा है। उसका कारण अनिल जी फिर बाद में बोल रहा हूं कि अब वो ट्रेडिंग पैटर्न्स चेंज हो गए हैं जो मार्जिन के बढ़ने से पहले थे। तो बार बार मैं सबको बोलता हूं कि वो जो एक ट्रेडिशनल मेथड था रीड करने का, वो बिल्कुल चेंज हो गया। इसी वजह से अनिल जी ब्रेकआउट मोमेंटम चल नहीं रहे हैं। तो अनिल जी 6 एक्सपायरी में से 5 एक्सपायरी का ये चीज हुई है। तो अनिल जी जो मतलब ओवरऑल यही है कि मजा नहीं है इस मार्केट के अंदर, लेकिन आप जितना शांति से बैठेंगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट रेंज अनिल जी अभी भी 15,600 16,000 है। 16,000 के अनिल जी बहुत नॉइज है, नैरेटिव है, शोर है। 16,000 से 15,700 आ जाएगा अनिल जी, आपको मेरे को दिखता नहीं है। बट व्हेन यू लुक एट द पीपल हु हैव सोल्ड पुट्स या जो कॉल्स ले लेते हैं अनिल जी, जब थीटा डिके और जो डेल्टा डिके होता है ना, पैसे उड़ जाते हैं लोगों के। और 3 एक्सपायरीज में देख रहा हूं कि सिर्फ 16,000 या 15,900 क्रॉस करेगा उसकी उम्मीद में, वो एक्सपायरी पे धोखा दे जाता है। तो बहुत कॉशियसली ट्रेड करें। हैविंग सेड दैट अनिल जी, आपने एक बड़ी अच्छा भी यूज किया कि तेजी नहीं है दीपांशु, रिकवरी जरूर हो सकती है। तो अनिल जी रिकवरी का चांस है, एक छोटी रिकवरी आ सकती है। मैं बहुत तेजी में नहीं हूं। उसके लिए अनिल जी एक बुल स्प्रेड है निफ्टी का, और वो बुल स्प्रेड है अनिल जी 15,700 की एक कॉल लेनी है और 15,800 की 2 कॉल बेचनी है। 15,700 का कॉल का रेट है अनिल जी अभी 99 रुपीज और 15,800 का है 54-55 रुपए। तो अनिल जी अगर ये स्प्रेड बनाते हैं आप, तो आपको 7 रुपए का क्रेडिट मिलता है। 15,700 की एक कॉल लेनी है, 15,800 की 2 बेचनी है, 15,900 तक सेफ है, 7 रुपए क्रेडिट मिलता है। अनिल जी इसमें मंडे तक मुझे लगता है यहां से एक छोटी सी रिकवरी आएगी, 50 से 100 पॉइंट की भी हो सकती है। आएगी नहीं आएगी पता नहीं अनिल जी, चांसेस हैं 75%। बट मैं उस रिकवरी को बिना पैसे लगाए इस स्प्रेड से प्ले करूंगा, धोखा नहीं खाना अपने को। तो अनिल जी मार्जिन जरूर लगेगा, एक लॉट पे 1,05,000 का मार्जिन है। कई लोग मुझसे मार्जिन पूछते हैं, तो इस बार मैंने मार्जिन भी रेडी रखा हुआ था। तो इस स्प्रेड से अनिल जी निफ्टी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनिल जी जो मैंने अभी मार्केट के बारे में बोला, मैं इससे आपकी एक विशेष टिप्पणी चाहूंगा। और दूसरी चीज अनिल जी एक स्टॉक के बारे में और बोलता हूं, आईटीसी हमने कई बार बात की, आपने और हमने मिलकर अनिल जी बहुत लोगों ने उसके मीम्स बनाए हैं, उसका मजाक उड़ाया है और तरह तरह की बातें होती हैं, 200 रुपए का नोट। लेकिन अनिल जी मुझे लगता है कहीं आईटीसी के पे दिल पे ये बात लग गई है
और इस एक्सपायरी में अनिल जी आईटीसी 200 रुपए के नीचे जाने को तैयार है। ये मेरा व्यू है आईटीसी पे, ऐसी कोई कॉल नहीं है क्योंकि बहुत ही लो बीटा और ढीला स्टॉक है, बट अनिल जी वो मतलब उसको उस पर दिल पे लग गई है, वो इस एक्सपायरी में होपफुली वो 200 रुपए से नीचे की जर्नी स्टार्ट करेगा। कहाँ तक मतलब 290 के नीचे, मतलब 290 के नीचे 199 भी होता है, 190 भी होता है, 180 भी होता है, 100 रुपए भी होता है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कुआं कितना, खड्डा कितना गहरा है, खड्डा कितना गहरा है वो जानना चाहता हूँ। चलिए बढ़िया है जी 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 आशु जी। अनिल जी मैंने कहा आईटीसी के लिए कुणाल जी से जरूर पूछें, वो भी मेरी हेल्प करेंगे। पर अनिल जी जो मैंने ओवरऑल मार्केट के बारे में बात की है, मैं इसके बारे में आपका व्यू सीरियसली जानना चाहता हूँ। नहीं, मेरा व्यू तो वैसे तो अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा ही है, मैं 2:30 बजे वापस से एक बार डेटा के साथ आपको कहूँगा भी। बिल्कुल कमोबेश यही है, रेंज बाउंड मार्केट है और रेंज के निचले सिरे पर लेना भी है और ऊपरी सिरों पे बेचना भी है। तो जो आप कह रहे हैं स्प्रेड बनाने की, इससे मैं सहमत हूँ कि एक कॉल खरीद कर अब आप ऊपर में एक बेचते दो बेचते हैं, अपनी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट। और आपने आज ये चीज़ नोटिस भी की होगी आशु जी कि आजकल जब 3-20 पर हम स्ट्रेटेजी देते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एक अपनी जो भी तेजी की पोजीशन है या मंदी की पोजीशन है उसके सामने उसको कवर करके चलिए। गैप डाउन गैप अप ओपनिंग जो होती दिख रही है और दिन के दौरान भी बाजार जिस तरह से स्विंग दे रहा है, तो रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आइए कुणाल जी और राकेश जी हैं तैयार अपनी एक बेहतरीन पिक के साथ, और वो पिक भी स्पेशल पिक है, कोई ऐसी वैसी नहीं, स्पेशल पिक बिगुल। बताएं सर। अनिल जी देखिए, आज सवेरे मैंने और राकेश जी ने सियाराम सिल्क मिल्स पर एक स्पेशल पिक दी थी और उस स्टॉक में आप देखिए अनिल जी ज़बरदस्त 10% की तेजी बनते हुए दिख रही है। और अब अनिल जी एक और बेहतरीन स्टॉक मैंने और राकेश जी ने चुना है। इसको अनिल जी आपने इसकी चर्चा की थी, बताया था कि कंपनी चूर्ण बनाती है। शेयर का नाम है ग्रैन्युअल्स इंडिया, जिसमें कि एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, एक मेजर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो एक हाई कन्विक्शन कॉल है ग्रैन्युअल्स इंडिया, जिस पर इन स्तरों पर बाय करने की हमारी राय है। ओवर टू राकेश। अरे जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, काफी समय से बड़ा आपको आया नहीं है। 420 425 के भाव दिखाने के बाद स्टॉक में करेक्शन आई थी और काफी समय से स्टॉक करेक्टिव जोन के अंदर है और अब ये दोबारा से अपने जो प्रीवियस हाइज है उनको टेस्ट करेगा आगे चल के। तो ये है हमारा स्पेशल पिक वाला स्टॉक। 345 345 का स्टॉप लॉस है, 385 385 पहला टारगेट, 400 400 दूसरा टारगेट। 100 रुपए तक के टारगेट्स के लिए करें खरीदारी। ग्रेन्यूल्स यहाँ पर मेरे ख्याल से मुझे याद है 342 रुपए में खरीदारी करने की राय दी थी हमारे ऑफिशियल स्टेटिस्टिशियन हमारे दीपांशु जी। अभी आपको तुरंत बताएंगे 342 रुपए के आसपास खरीदारी का एक मेरे ख्याल से 2000 का कॉल आया था। 345 अब स्टॉप लॉस रखना है आपको, 385 और 400 रुपए, ये दो टारगेट के लिए। दीपांशु आप ढूंढ पाए हैं? बिल्कुल सर, 2 जुलाई को एक हफ्ते पहले आपने खरीदारी की राय थी, 341 था लेवल, बट हाँ आप जो बात कर रहे हैं 350, 355 और 360 के टारगेट थे। तीसरा टारगेट हिट होते हुए दिख रहा है सर उसमें। ओके, तो ये है आपके लिए तीनों टारगेट वहाँ पर हिट। मैं आजकल जनरली जो भी आज के 2000 में देता हूँ, क्योंकि नाम उसका उन दिनों से आज के और कल के वाला पड़ा हुआ है, लेकिन इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारी पिक्स को 2-4 दिनों के हिसाब से आप ट्रेड करें, पोजिशनल ट्रेड्स करें, ताकि आपको पूरा का पूरा जो बड़े टारगेट्स है उनका बेनिफिट मिले। और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए, और जैसे जैसे स्टॉक अगर उसी डायरेक्शन में बढ़ता दिखे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, ताकि आप मुनाफा अपना बांध सकें या मुनाफे के ट्रेड को नुकसान में ना जाने दें। आइए बढ़ते आगे। वागले साहब के लिए बिगुल एक वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी क्लियर कट एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न मेरे रडार पर आया है, लेकिन फंडामेंटल्स आप बताइए। मेरे हिसाब से अच्छा है। अरविंद फैशन ये स्टॉक का नाम है, 160 का भी भाव हो गया। मैं ये इसको 158 159 से ट्रैक कर रहा हूँ। मेरे लिए क्लियर कट ब्रेकआउट है, ये मेरा स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट वीक होगा और मेरा 154 का स्टॉप लॉस होगा, 175 टू 180 का टारगेट होगा। 1 से 2 हफ्ते के व्यू से मुझे लगता है 1:3 3.5 में भी 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा। 154 का स्टॉप लॉस मतलब एक 6 रुपए की रिस्क होगी। 180 का टारगेट मतलब यहाँ से मिनिमम 15-17 रुपए होगा।
ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं फंडामेंटल के बारे में। यहाँ तक मुझे याद है शायद हमने एसआईपी स्टॉक में रिकमेंड किया था, और एसआईपी में नहीं भी क्या होगा तो मुझे याद है 140-42 में जब इसका राइट्स इशू चल रहा था उस वक्त मैंने रिकमेंड किया था। तो ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है वागले साहब, एकदम आप बैंग ऑन टारगेट है, परफेक्ट है, आज फुल फॉर्म में भी है, एकदम लगे रहिए, बिल्कुल भी रुकिए मत, थके मत, बिल्कुल भागते रहिए, चलते रहिए। ये है वागले साहब के लिए एकदम पूरा का पूरा अरविंद फैशंस पे खरीदारी करने का एक्शन आपके लिए। एक और स्टॉक है जहां पर बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है, ग्रेन्यूल्स की। जब अभी हम बात कर रहे थे ग्रेन्यूल्स पर, एक फंडामेंटल राय भी मैं लेना चाहता हूं। आशु सर, आपके कुछ विचार इस पर? अनिल जी, ग्रैनुअल्स में मुझे लगता है कि कुछ कॉर्पोरेट एक्शन का भी न्यूज आपको जल्दी सुनने में आएगा, जो थोड़ा मार्केट में बस चल रहा है। और ब्रेकआउट्स तो अनिल जी जो जैसे आप देखा ही आपने सबने कवर किया, और मुझे लग रहा है कि आज सुबह किसी ने बहुत अच्छे रेट पे, मुझे ध्यान नहीं किसने किया था, मैं जी बिजनेस सुन रहा था, किसी ने कॉल भी दी थी और बहुत अच्छे रेट पे, उस वक्त तो और भी नीचे था। तो अभी भी अनिल जी हमारी कॉल भी चल रही है और ये कह रहे हैं कि 400 रुपए का टारगेट भी हो जाना चाहिए। अनिल जी, इसमें जो फंडामेंटल शिफ्ट आएगा ना, वो कुछ कॉर्पोरेट न्यूज आने की कुछ र्यूमर चल रही है, और आई थिंक उसमें मुझे लगता है कि काफी डेप्थ है इस बात के अंदर। तो ग्रैनुअल्स अनिल जी बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है। ओके, माफ कीजिएगा, पॉजिटिव व्यू है ग्रेन्यूल्स पर। ये आशु सर की तरफ से भी सपोर्ट आता हुआ कुणाल जी और राकेश जी और कुणाल जी की तरफ से धन्यवाद स्वीकार भी आप करने। आइए इस बीच बढ़ते आगे, और CLSA की तरफ से रियल एस्टेट सेक्टर पर बड़ी दमदार रिसर्च आई है, बड़ी दमदार रिपोर्ट आई है। मानसी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए इस रिपोर्ट की खास बातें। मानसी, स्वागत है, बताइए क्या कहा है CLSA ने? शुक्रिया अनिल सर, गुड आफ्टरनून। काफी दमदार रिपोर्ट है, और सरप्राइजिंग ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो लगातार तेजी का ट्रेंड है, CLSA की ये रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि आगे भी ये ट्रेंड जो है बिल्कुल बरकरार रहेगा। इंडिया रियल एस्टेट एक्सेस डे 2021 के तौर पर 11 टॉप डेवलपर्स को CLSA ने होस्ट किया, और इसका जो नतीजा निकल कर आ रहा है वो आपके सामने में रखने जा रही हूं। देश के टॉप डेवलपर्स का ये मानना है कि 3 से 4 साल में दोगुनी बिक्री होती हुई दिख सकती है। जी हां, ये टॉप 10 डेवलपर्स, यहां पर टॉप 11 डेवलपर्स जो है, इनका कहना है कि अपनी बिक्री जो है दोगुनी करने का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। मजबूत मांग, अफोर्डेबिलिटी, कंसोलिडेशन से सेक्टर को पिछले दिनों भी सहारा मिला है और आगे भी ये ट्रेंड जारी रहेगा। मजबूत कैश फ्लो जनरेशन और कर्ज घटाने पर भी कंपनियों का फोकस होगा। आपको ये भी बता दें कि यहां पर कॉस्ट कंट्रोल की मदद से FY21 में कर्ज में 27% तक की कटौती होती हुई दिख चुकी है। प्रोजेक्ट और जमीन अधिग्रहण पर भी कंपनी फोकस करेंगी। काफी एक्विजिशंस अभी हैं जो कि कंपनियां लाइन अप करके चल रही हैं। लंबी अवधि में ऑफिस सेगमेंट का आउटलुक भी पॉजिटिव है। फिलहाल ऑफिस सेगमेंट थोड़ा सफर कर रहा है, लेकिन आगे चलकर वहां पर भी पॉजिटिव आउटलुक आता दिखेगा। अब मैं जो 3 से 4 साल में बिक्री दोगुनी होने की बात कर रही हूं, कुछ चुनिंदा रियल एस्टेट मेजर कंपनियां हैं जैसे कि DLF, इनका लक्ष्य है 3 से 4 साल में 5,000 से 6,000 करोड़ तक की बिक्री करने का। मैक्रोटेक डेवलपर्स का FY22 वित्त वर्ष 2022 में ही 9,000 करोड़ की बिक्री करने का लक्ष्य है। ठीक इन्हीं की तरह गोदरेज प्रॉपर्टीज FY23 तक 10,000 करोड़ तक की बिक्री करना चाहती है। वहीं प्रेस्टीज एस्टेट 6,500 करोड़, तो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस FY25 तक 2,500 करोड़ तक की बिक्री करने का लक्ष्य बनाकर चल रही हैं। तो क्लियरली यहाँ पर इनके जो टारगेट्स हैं काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी है। दोगुनी यहाँ पर बिक्री करने का लक्ष्य है। इसी के चलते प्रेस्टीज एस्टेट, DLF, फीनिक्स मिल्स, सोभा लिमिटेड, एम्बेसी ऑफिस रीट, पार्क ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन तमाम कंपनियों पर CLSA ने या तो आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है या तो खरीदारी की रेटिंग दी है। टारगेट्स जो हैं उन्हें भी बढ़ाए हैं। तो क्लियरली CLSA की बड़ी दमदार रिपोर्ट और रियल एस्टेट के लिए ये काफी ज्यादा पॉजिटिव साबित होती हुई। तो ये है आपके लिए रियल एस्टेट शेयरों पर CLSA की तरफ से दमदार रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। एक के बाद एक सारे स्टॉक्स आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो ये है आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक रियल एस्टेट शेयरों पर रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। कई सारे स्टॉक्स भागे, कहीं में अभी भी मौका है। DLF मेरे ख्याल से कुणाल जी, राकेश जी ने 2-3 दिन पहले रिकमेंड भी किया था। DLF पर एक बार बंसल जी अपनी राय दें जरा। ठीक है अनिल जी, DLF का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, और जब हमने राय दी थी अनिल जी तब मार्केट में करेक्शन आई थी और छोटा वाला जो स्टॉप लॉस था चार्ट कॉर्नर स्पेशल पिक का वो ट्रिगर हो गया था, बट टेक्निकली काफी अच्छा बेहतरीन पैटर्न बना है। आज एक दोबारा से एक रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है यहाँ पर 289 एक मेक और ब्रेक लेवल है।
इसको बाय करना चाहिए। 289 के नीचे की क्लोजिंग आए तब निकलने की राय है। एल्स यहाँ पे पहला टारगेट बैठता है 312 से 315 का, और एक बार 312 315 के लेवल आए तब अनिल जी इसको दोबारा रिव्यू करना चाहिए। टेक्निकल चार्ट ये बोल रहा है कि कुछ बड़ा हो रहा है डीएलएफ के अंदर। बिल्कुल कुछ बड़ा होने की तैयारी में है डीएलएफ। और अनिल जी, कुछ दिनों पहले 5 तारीख को आपने भी यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी 294 के लेवल्स पर। 299 के टारगेट से जो आ गए थे उसके बाद स्टॉक फिर से कूल ऑफ हुआ, बट इवेंचुअली 315 की बात आपने भी करी थी। तो लग रहा है कि फिर से मोमेंटम में आते हुए दिख सकता है डीएलएफ। अब बढ़िया एक्शन है और रियल एस्टेट एज अ पैक यहाँ पर भी तेजी का मूड माहौल बन रहा है। पर आइए एक और स्पेस जहां पर बढ़िया एक्शन है, और आज सुबह भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, शुगर। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सारी की सारी शुगर कंपनीज को अपग्रेड कराया और आने वाले समय के लिए कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स यहां पर देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं वरुण से कि ऐसा क्या दिख रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को शुगर सेक्टर के बारे में जो आने वाले समय को एक्साइटिंग बना सकता है। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, काफी दमदार रिपोर्ट है और जिस तरह के टारगेट्स इन्होंने दिए हैं वो देख के मैं चौंक गया हूँ। आप बलरामपुर चीनी का देखिए, 339 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 515 का प्राइस टारगेट दिया है। दालमिया पे यहाँ पे 650 का प्राइस टारगेट, अवध शुगर 685 का प्राइस टारगेट, द्वारिकेश 110 का प्राइस टारगेट, धामपुर 500 रुपए का प्राइस टारगेट, त्रिवेणी में 270 के प्राइस टारगेट। और त्रिवेणी को छोड़ के जितने भी स्टॉक्स है सब में इन्होंने अपनी जो प्रीवियस प्राइस टारगेट है उसमें बढ़ोतरी की और पूरे सेक्टर इन्होंने बाई का कॉल दिया है। इनका कहना है कि शुगर सेक्टर में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो रहा है। बेसिकली इसको आप एक साइक्लिकल इंडस्ट्री मानते थे, लेकिन एक स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो इस पूरे सेक्टर में देखने मिल रहा है। ये इनका कहना है कि और ये स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो इस पूरे सेक्टर की एक बहुत बड़ी रीरेटिंग जो है वो कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव अगर कुछ हो रहा है ना तो वो हो रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग में, क्योंकि सरकार का इथेनॉल ब्लेंडिंग पे पूरा फोकस है। फिलहाल करीब 7-8% के आसपास है और सरकार इसको करीब 20% के आसपास तक लेके जाना चाहती है। इनका कहना है कि पूरा भरोसा है कि 2022 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो करीब 10% के आसपास हो जाएगी और 2025 तक ये 20% के आसपास हो जाएगी। और देखिए, जैसे ही इथेनॉल ब्लेंडिंग करीब 12-15% के आसपास पहुंचेगी, वैसे ही करीब 6 मिलियन टन के आसपास की शुगर जो है वो शुगर इंडस्ट्री से निकल के कहीं ना कहीं इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ चली जाएगी। इससे होगा क्या कि घरेलू कहीं ना कहीं शुगर की जो ओवरऑल सप्लाई है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इथेनॉल की तरफ आपने शुगर को कहीं ना कहीं प्लेस कर दिया है। उसके चलते शुगर की कीमतें जो है वो घरेलू मार्केट में बढ़ेगी। फिलहाल करीब 33 रुपए के आसपास है, ये बढ़ के सितंबर 22 तक 36 या 37 रुपए के आसपास तक भी जा सकती है। यानी कि साल 1.5 साल में करीब 4 रुपए के आसपास शुगर की कीमतें जो है वो बढ़ सकती है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो इन कंपनियों को मिलेगा, सिर्फ घरेलू ही नहीं बल्कि इनका कहना है कि ब्राजील और बाकी जगह जिस तरह के इश्यूज चल रहे हैं उसके चलते ग्लोबली भी शुगर की दिक्कतें होने वाली है और उसके चलते ग्लोबली शुगर के दाम जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। इनफैक्ट इनका कहना है कि FY24 तक जितनी भी शुगर कंपनीज है जिस तरह से अपनी डिस्टिलरीज की कैपेसिटी बढ़ा रही है, इनकी कुल आय में से करीब 25 से 30% की आय जो है वो केवल एथेनॉल से आने वाली है। इस तरह की ग्रोथ जो है वो एथेनॉल में देख रहे हैं और उसका जो रिपल इफेक्ट है वो शुगर पे भी देखने मिलेगा। इसके लिए ये इस तरह का जो टारगेट है इन कंपनीज पे दे रहे हैं, कहीं 40% कहीं 50% के आसपास का अपसाइड जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो है पूरे शुगर सेक्टर में दिख रहा है। कुछ मीठा हो जाए फिर, और क्या बढ़िया, इससे बढ़िया क्या कि सारे शुगर शेयर। और वरुण, इस बार तो पहली बार ऐसा हुआ, मुझे याद नहीं आता, पिछली बार कभी कभार थोड़ा बहुत वो मतलब ट्रेडिंग वेडिंग के हिसाब से हमने शुगर शेयर रिकमेंड कर दिया, अलग बात है। इस बार फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि ढंग से तरीके से, मतलब एकदम प्रॉपर रिसर्च के साथ बहुत कुछ पढ़ा के सेक्टर के कंपनियों के बारे में हमने कितने SIP स्टॉक दिए हैं, कितने आज के 2000 में दिए। शुगर की तेजी ये टाइमली पकड़ में आ गई थी। शुगर, टेक्सटाइल, राइट, पेपर, छोटी छोटी कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां, ये सारे हैं, इवन मिड कैप सीमेंट कंपनियां, ये सारे हैं जो पैसे बना के दे रहा। अभी भी ये जुलाई के 15-20 दिन जो बचे हैं ना, अभी भी बहुत कुछ एक्शन इन मिड कैप शेयरों में होना बाकी है। तो जिन के पास शुगर शेयर है पकड़ के रखिए, अभी है तेजी बाकी है तो बिल्कुल। और बाकी आपको कुछ और नए स्टॉक पकड़ने हैं तो उसके लिए तैयार है सेठी साहब। 2:30 बजे का वक्त, आइए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं आज के मूड माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है दोनों स्टॉक कैश के होंगे। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, सही अनुमान लगाया आपने, दोनों स्टॉक कैश मार्केट के ही है। एक्चुअली क्या बाजार में निफ्टी के लेवल पे या F&O वाले स्टॉक्स में भी ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी है, बट
जो मिड कैप स्पेस है, जो कैश मार्केट का स्टेप है, इस स्पेस है वो काफी तेजी में है और वहां से ही स्टॉक्स रडार पे आ रहे हैं, तो वहीं से 2 स्टॉक लेके आए हैं अनिल जी। ओके, तो बताएं सर, पहला स्टॉक आज का। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज पहला स्टॉक है वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 644 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये एक बहुत ही दमदार ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। 1958 से ये कार्यरत है। कंपनी के 71 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, स्पेन, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे इनके प्लांट्स है और जबरदस्त फंडामेंटल्स है। मार्च क्वार्टर में पैट आया 142 करोड़ का वर्सेस 13 करोड़। पिछले साल जो 13 करोड़ का था वो बढ़ के मार्च क्वार्टर में 142 करोड़ का पैट था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो 0.38, सॉलिड ग्रोथ दर्ज करी है पिछले कुछ सालों में कंपनी ने। और FISDI भी बहुत ही अच्छा खासा 19-20% का स्टेक इसमें ओन करती है, जिसमें काफी अच्छे नामी गिरामी नाम है। तो ये स्टॉक पसंद आता, मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। 643-44 के लेवल पे 670 का शॉर्ट टर्म का टारगेट है। स्टॉप लॉस रखना है 630 रुपए का। 630 का स्टॉप लॉस, 670। ये साहब कितनी कंपनियों में बताया? 70 कंपनियों, सॉरी कितने देशों में? 70 देशों में प्लांट है? नहीं, 71 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 71, बट कंट्रीज उतनी नहीं होगी जैसे हो सकता है इंडिया में 20 प्लांट हो, फिर भी तो ऐसे 71 प्लांट। करके 71 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कंपनी की। और अगर आपको कोई कहे ये कि किसी भी कंपनी पे रिपोर्ट देने के पहले या रिसर्च करने के पहले आपको जाकर वो चैनल चेक ग्राउंड लेवल पर उसके प्लांट पर जाकर देखना होगा, तो आप कर पाएंगे? नहीं सर, अनिल जी हेड ऑफिस में जाके ही बात कर लेंगे। ओके, 71 प्लांट। लेकिन चलिए, आपने कम से कम इतनी रिसर्च तो की कि कंपनी क्या करती है, कितने लोकेशंस में प्लांट है और क्यों है। तो मिंडा इंडस्ट्रीज बेहतरीन रिसर्च के साथ सेठी साहब की तरफ से पिक 670 रुपए के टारगेट के लिए 630 का स्टॉप लॉस। बताएं सेठी साहब, आज के लिए दूसरा स्टॉक। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो भी एक जबरदस्त स्टॉक है। टाटा ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का नाम है टाटा मेटालिक्स, जो कि अभी 1195 के लेवल पे ट्रेड होता है स्टॉक। ये भारत की सबसे लीडिंग डक्टाइल आयरन पाइप्स बनाने वाली कंपनी है। जबरदस्त ब्रांड। और ये जो डक्टाइल आयरन पाइप्स है ये एक सुपीरियर क्वालिटी है, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्यूरेबिलिटी या कोरोजन रेजिस्टेंट देखेंगे तो वो सब फीचर्स है इनमें। और जिस तरह से सरकार का फोकस है, एक तो जल जीवन मिशन सरकार ने शुरू किया हुआ है, फिर कल सरकार ने एग्री इंफ्रा को बूस्ट करने के लिए भी बड़े सारे पैकेजेस का ऐलान किया है, तो उसका भी बड़ा फायदा होगा। और आज इस स्टॉक को पिक करने के पीछे भी एक कारण है। वैसे तो सॉलिड फंडामेंटल्स है, लॉन्ग टर्म का अच्छा स्टॉक है, बट इसके मंगलवार को नतीजे आ रहे हैं 13 जुलाई को। तो मुझे लगता है नतीजे इस क्वार्टर के दमदार होने चाहिए। तो इस स्टॉक में ये जो 1194-95 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में टारगेट है 1250 का और स्टॉप लॉस रखना है 1170 रुपए का। का टारगेट 1170 का स्टॉप लॉस। टाटा मेटालिक्स करें खरीदारी, जैसा सेठी साहब कह रहे हैं। 13 तारीख को इसके नतीजे भी आएंगे, तो वहां पर हमारी नजर है। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और 2 कॉल्स देने के लिए। दोनों कैश स्पेस से आज सेठी साहब की कॉल्स पर। आइए देखते हैं विश्वेश जी को क्या पसंद आ रहा है। बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, मार्केट जो है वो थोड़ा सा डाइसी हो गया है और यहाँ पे डायरेक्शनल बेट मुझे लेना ऐसा लग रहा है कि शायद रिस्की हो सकता है, बिकॉज सम सॉर्ट ऑफ वॉलेटिलिटी जो है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस आई हुई नहीं, लेकिन मूवमेंट इन द इंडेक्स वो थोड़ी ज्यादा है, स्पाइक अप स्पाइक डाउन हो रहा है। तो नेकेड नहीं ट्रेड लेना है, ये एक स्टैंस है। तो हम जो ट्रेड लेंगे वो ऑप्शंस के थ्रू लेंगे और वो भी रिस्क डिफाइंड स्ट्रक्चर लेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि चोला फाइनेंस करीबन 516 के आसपास चल रहा है, 515 के आसपास चल रहा है कैश में। इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है लास्ट 6-7 मंथ का, राउंड ऑफ 500 ऑलमोस्ट 4 से 5 बार आया और वहां पे सपोर्ट लेके चलता है। और एक ब्यूटीफुल पैटर्न कहेंगे जिसको रिवर्सल कहते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पॉजिटिव रिवर्सल भी बना है। अब ट्रेड ये लेना है कि आपको फ्यूचर ना लेके 520 का जो कॉल ऑप्शन है वो 1 लॉट बेचना है और उसके सामने 540 के
3 कॉल ऑप्शन लेने, तो बेसिकली यू आर सेलिंग 520 कॉल ऑप्शन 1 लॉट एंड यू आर बाइंग 3 लॉट्स ऑफ 540 कॉल ऑप्शन। तो इसको रेशियो कॉल बैक स्प्रेड कहते हैं। एक बेच के 3 ले रहे हो, मतलब 1:3 बैक स्प्रेड है। व्यू क्या है? व्यू ये है कि चोला फाइनेंस 500 के नीचे नहीं जाएगा और 540 के ऊपर जाएगा। दूसरी चीज वॉलेटिलिटी जो है वो कम है इसकी, तो ऑप्शन जो है वो सस्ते हैं। और तीसरी चीज, अगर ये 500 के नीचे जाता है तो वो रिलेटिव लॉस जो है वो कम होगा, बिकॉज योर नेट प्रीमियम विच यू आर पेइंग इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ द डेबिट, तो वही आपका मैक्सिमम रिस्क होता है। तो नेट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 से 5 दिन में इस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। 540 अगर जाता है तो एक बास्केट के ऊपर यू कैन मेक अबाउट 25,000। ऑन दी अदर अगर 500 जाता है जो अपना स्टॉप लॉस है, तो मुझे लगता है 8,000 का नुकसान होगा। तो दैट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। सो 3 से 5 दिन का टाइम स्टॉप लॉस होगा और 500 का अंडरलाइंग स्टॉप लॉस होगा। 1:3 बैक स्प्रेड करना है चोला फाइनेंस पे। सारी चीज बताइए विश्वेश जी, 3 लोट खरीदने हैं, बराबर है, और हर एक लोट का 12 रुपए, तो 12 जी 36 रुपए की तो आपकी होगी कॉस्ट तीनों लोट की, ठीक है ना? और बेचना एक ही है, तो जब एक लोट खरीद के सामने एक बेचते तो वैसे भी आपके थोड़ा मार्जिन तो कम ही हो जाता होगा, करेक्ट? वो कुछ फर्क फायदा मिलता है ना, कॉल के सामने कॉल बेचते बिल्कुल, तो मिलता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो बराबर है, बिल्कुल। तो फिर आपके ज्यादा मार्जिन भी नहीं लगेगा, ये भी आराम है। तो 20 रुपए वहां से आगे 36 में से, तो मतलब 15-17 रुपए की मैक्सिमम रिस्क है, करेक्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अनलिमिटेड लॉस का इसमें कैसा होता है अनिल जी, मैं बताता हूँ। बैक स्प्रेड का सबसे बताइए। इसमें अनिल जी अनलिमिटेड लॉस ही नहीं होता है। इसमें कैसा होता है कि ये बैक स्प्रेड जो होता है, अगर कल उठ के चोला फाइनेंस को लोअर सर्किट भी लग जाता है, तो ये मैक्सिमम रिस्क इज द अमाउंट ऑफ डेबिट विच यू हैव पेड, ठीक है? ऑन दी अदर हैंड, अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो बिकॉज यू आर नेट लॉन्ग ऑप्शन, तो आपको पैसा बनता है, और वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो भी पैसा बनता है। तो जब मार्केट डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है अनिल जी, और रिस्क मंडरा रहा होता है, तो ये ऐसी स्ट्रेटेजी आप बार-बार रोज क्यों नहीं बताते हो? कितने दिनों बाद बताइए, मतलब मुझे तो याद भी नहीं आता पिछली बार कब बताई थी ऐसी वाली। अनिल जी आप ही मना करते हो, बोले आप बोलते हो कि ब्रोकर के लिए काम करते हो, एक्सचेंज के लिए काम करते हो, इसलिए मैंने बंद कर दिया। देखो एक बात समझो, देखो विश्वेश जी, पहले आप ज्यादा देते थे तब मैं ये बोलता था, अब आप नहीं दे रहे हो तब भी ये बोलता था, तो मैं तो बोलूंगा ही, आप कुछ भी करोगे, आप तो करो। आप कौन से बचने वाले हो मुझसे? मुझसे कोई बचा है जो आप बचोगे? तो अनिल जी तीन ट्रिगर अनिल जी 3 ट्रिगर होते हैं इस स्ट्रेटेजी को करने के लिए, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो तो मैं बोलना चाहूंगा। पहला, जब वॉलेटिलिटी कम हो। दूसरा, टाइम जब ज्यादा हो। और तीसरा, जो व्यू है वो थोड़ा बड़ा हो। तो अगर आप चोला फाइनेंस, मैं चाहता हूं कि कोई फंडामेंटल राय भी दे। 500 का जो बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि 6 महीने में यहाँ आता है और यहाँ से वापस 560 जाता ही है। तो क्या रीजन है कि 500 होल्ड करके शायद ऊपर जा सकता है? तो फंडामेंटली भी मेरे हिसाब से अगर कोई हमें व्यू दे पाए तो दैट वुड बी वेरी नाइस। मैं बहुत बढ़िया। खाली आपने जो दूसरा पॉइंट बोला कि जिसमें टाइम ज़्यादा हो, तो उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए मुझे। मासूम सा सवाल मेरा ये, टाइम ज़्यादा मतलब कौन सा? जिस दिन आप दे रहे हो स्ट्रेटेजी उससे लेकर एक्सपायरी तक का, या शो में टाइम ज़्यादा होना चाहिए? आपको बोलने के लिए 4-5 लोड का एक साथ बोलते हो, उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, वो क्लियर कर दे ताकि उस हिसाब से स्ट्रेटेजी है। अच्छा, बंसल जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, यहाँ तो सब पैनल है, सारा परिवार है। देखिए आपने अनिल जी नोट नहीं करा है, विश्वेश जी ने लास्ट टाइम ये जो बैक स्प्रेड है टाटा मोटर्स में दिया था। अच्छा, और अच्छा मुनाफा हुआ था, और मुनाफे का अपडेट देने विश्वेश जी चैनल पे नहीं आए थे, क्योंकि तब ये अनिल जी विलुप्त हो गए थे। बॉम्बे छोड़ के अनिल जी भाग गए थे साइकिल पे कहीं गुजरात में। ये वो जो कौन सी अनिल जी 2 जगह है जहाँ पर वो लिकर वगैरह अलाउड होती है, अपडेट नहीं दिया था। बट अनिल जी वो कॉल मेरे को ध्यान है इनका टाटा मोटर का था। हाँ, दमन चले गए थे अनिल जी, वहां डेल्टा का कैसीनो भी आना है। करेक्ट। तो वहां पर थे, इन्होंने अपडेट नहीं दिया था। पूछ लीजिए विश्वेश जी को कि इससे पहले वाला ये वाला कॉल टाटा मोटर्स पे दिया था और अच्छा मुनाफा बना था वहां पर। क्या विश्वेश जी को आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे, तो देखो कॉन्फिडेंस की भी तो कोई वैल्यू है कि नहीं? इतना कॉन्फिडेंस से बोला है तो उसको हम सही मानेंगे, हाँ ही मानेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी का वक्त है, तो देख ली जाए। अब डेटा भी मेरे तैयार है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अनिल जी, जबरदस्त रिकवरी के आसार आ रहे हैं। कल की गिरावट के बाद डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखिए सर, जो सुबह 50-100 अंक नीचे दिख रहे थे, इस समय आपको 150 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखा रहे हैं, बल्कि ऑलमोस्ट 250 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स भी संभलते हुए दिख रहे हैं। यूरोप में
बढ़िया शुरुआत हुई है। कल 1.5 से 2% की गिरावट थी। इस समय अगर आप देखेंगे तो 1.5% तक की तेजी आपको यूरोप में भी आती हुई दिख रही है। तो जबरदस्त रिबाउंड आ रहा है। कच्चे तेल के दाम भी संभले हैं, वापस ब्रेंट 75 के करीब आते हुए दिख रहा है। गोल्ड भी एकदम स्टेबल है $1800 के ऊपर, और यूएस की बॉन्ड यील्ड जो है 1.25% का लो छूने के बाद फिलहाल 1.33% के आसपास ट्रेड कर रही है। तो रिकवरी है ग्लोबल मार्केट्स में। हमें क्या करना चाहिए सर? हल्की फुल्की खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो तो तेजी। मतलब बेचने का लेवल तो नहीं है थी, ये बात क्लियर है। अब मैं जो देख रहा हूँ वो ये कि पहली चीज़ मुझे क्या चाहिए बचे हुए समय में, 15,675 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। 15,675 के नीचे बंद होगा तो थोड़ी सी चिंता तनाव की बात है। फिर भी जिन लोगों को पोजिशनल ट्रेड करना है और जो किया हुआ है, और जो लोग वाकई में ट्रेंड के बारे में क्वेश्चन मार्क करते हैं, उनके लिए अभी भी बहुत जगह 15,575। आपको याद होगा पिछली बार भी 15,450 भी एक दिन आपने देखा था, लेकिन बंद 15,575 के नीचे कभी भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जब तक 15,575 के नीचे बंद नहीं होता तब तक ट्रेंड मजबूती का ही है। उसके नीचे ट्रेंड न्यूट्रल होगा, तब भी नेगेटिव नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। सो 15,575 से तो आप बहुत दूर हैं, कोई टेंशन है नहीं। 15,675 के नीचे बंद होंगे तो हल्का सा सोमवार के लिए आपका मन में है ना वो थोड़ा डाउट रहेगा कि भाई, स्पेशली जब अमेरिका इतना ऊपर हो रहा है, 250 हो गया ऊपर, अब दाव दिखे, तो मेरा ये समझना है कि यहाँ पर शॉर्ट करने का और बेचने का लेवल तो नहीं है, ठीक है। अगर हिम्मत है तो आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ तेजी करिए। मान लीजिए 15,700 का कॉल लिया तो 15,500 का नीचे आप थोड़ा उसका 15,800 या 15,900 का कॉल सामने बेच दें, है ना। या फिर आपने फ्यूचर्स लिया तो 15,500 का सामने पुट खरीद लें। जो भी करें आप एक बार उसको रिस्क मैनेज करके कर लीजिए, लेकिन व्यू ऊपर की तरफ का रखना है, नीचे की तरफ का नहीं। पहली चीज़ ये तो हो गई निफ्टी में। और क्यों ऐसा करना है वो मैं बताता हूँ। 15,700 ऐसा लगता है कि आखिरी मिनटों में जाने की कोशिश कर सकता है। अब पार होगा नहीं होगा, क्योंकि एक अटेम्प्ट तो किया हमने 2 बजे बाद, वहाँ पहुँचे भी, है ना, लेकिन वहाँ से टिके नहीं, वापस नीचे आ गए। 15,700 मामला आज थोड़ा रिस्की हो रहा है। रीज़न क्या है दीप? 15,700 के पुट पर 40 लाख शेयर हैं, उसमें से 23 लाख शेयर आज जुड़े, ठीक है, ये हाईएस्ट है पुट में। 15,700 के कॉल्स पर 59 लाख शेयर है, उसमें से 45 लाख शेयर आज जुड़े हैं, और ये भी हाईएस्ट है। अब बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पर पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो। अब और इसमें क्या शॉर्ट्स की तरफ ज़्यादा बने हुए 45 लाख शेयर, इसलिए ये बार बार दबा रहा है। लेकिन मेरा ये समझना है अब जो आपको ट्रेड लेना है 1 घंटे के लिए, आखिरी 1 घंटे के लिए लेने के बजाय आपको सोमवार तक के लिए लेना है, और वो तेजी की तरफ का होना चाहिए। अगर आज ही आखिरी 1 घंटे में 15,725, 735, 50 तक पहुंच जाए तो वहाँ भी आप चाहें रिस्क कम रखना चाहे तो बुक करें। मेरा ये मानना है 15,700 का कॉल आपको खरीदना चाहिए। यहाँ पर 15,625 स्पॉट लेवल का स्टॉप लॉस रखिए कि वहाँ से 75 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी आ जाए तो वहाँ में स्टॉप लॉस लगा के काटना है, जो भी तब कॉल का भाव निकल जाइए। अदरवाइज 15,750, 775 के टारगेट के लिए आपको निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। डेटा ये बता रहे हैं एक बार 15,700 के पार निकल कर टिके, जो कि टिकेंगे तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी आएगी, और तब शायद आपको क्लोजिंग 15,725 के आसपास होती दिखे। देखिए अच्छी क्लोजिंग होनी है तो 15,725 प्लस की होगी, खराब क्लोजिंग होनी है तो 15,675 की होगी। ज़्यादा चांस 80% अच्छी क्लोजिंग के है। सिंपल। बैंक निफ्टी 35,000, 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट से पुट में 12 लाख आज जुड़े हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, मजबूत सपोर्ट है। अब 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल गया। निफ्टी में भले ही 15,700 के ऊपर की ताकत नहीं है, लेकिन डीप बैंक निफ्टी मजबूत है, बढ़िया है। भले ही निफ्टी से ज़्यादा गिरा हुआ है। कैसे मैं बताता हूँ, आप डेटा देखिए, लेवल मत देखिए, आधा % नीचे वो मत देखिए। 35,000 के कॉल्स पर 15 लाख शेयर हैं, 13 लाख शेयर आज ही जुड़े, ये कॉल राइटर फंस गए। 35,100 पे भी 10 लाख शेयर हैं, यानी कि 25 लाख शेयर कॉल राइटर बैंक निफ्टी के फंसे हुए हैं। तो अब यहाँ से बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूती दिखा सकता है। बैंक निफ्टी 35,300, 35,375 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मेरा इरादा खरीदारी करने का है। स्टॉप लॉस अपना मेंटेन रखिए 34,900 के आसपास का बैंक निफ्टी में, 34,850 कर लीजिए आज का लो है, और निफ्टी में भी 15,625 का कर लीजिए, दोनों में खरीदारी। जी दीप। ओके, तो खरीदारी की राय है, क्लियर खरीदारी की राय है इस समय। यहाँ से आपको मोमेंटम बाजार का बढ़ते हुए दिख सकता है, तो थोड़ा भरोसा रखिए, खरीदारी करके जाएं। स्टॉप लॉसेस भी अनिल जी ने आपको समझा दिए हैं। एक्शन बाजार में यहाँ से और बढ़ते हुए दिख सकता है। साइडवेज है बट अपने सपोर्ट्स को होल्ड कर रहा है बाजार। इस बीच कई और स्टॉक्स हैं जहां पर हमारी नज़र है, तो आइए कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हम फोकस कर लेते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट, इसके आने वाले हैं नतीजे कल। वरुण से जान लेते हैं क्या है बाजार का अनुमान। वरुण बताइए।
डेफिनेटली दीप, तो कल नतीजे आने वाले हैं। हालांकि सस्पेंस इस कंपनी ने थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि जो क्वार्टरली अपडेट इस कंपनी ने दिया था उसमें सेल्स का फिगर बता दिया था 5032 करोड़ के आसपास आने वाला है, 31% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। लेकिन साल दर साल अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के मार्जिन भी सुधरेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पिछले साल इस क्वार्टर में पूरी तरह से लॉकडाउन था, तो उसका तो इम्पैक्ट देखने मिला। और देखिए हो ये रहा था कि पहले ये जो हाई मार्जिन के कुछ इनके कारोबार रहते हैं, जैसे कि अपैरल हो और वो सब बाकी जो कारोबार रहते हैं, गिफ्ट आइटम्स हो, इनमें इनको मार्जिन ज़्यादा मिलता है और ये वो बेच नहीं पाए थे। जो फूड आइटम्स थे सिर्फ वही बिके थे, कहीं ना कहीं डीमार्ट रेडी के थ्रू हो या फिर डीमार्ट थोड़े बहुत खुले तो उसके थ्रू हो। तो उसके लिए इस बार जो क्वार्टर है उसमें आपको इसका फायदा काफ़ी भरपूर देखने मिलेगा। डीमार्ट रेडी पिछले क्वार्टर में रेडी नहीं था, अब पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो ई कॉमर्स सेल्स है वो भी काफ़ी हद तक पिकअप होते हुए नजर आएगी और इन सब के चलते इस कंपनी के जो मार्जिन है उसमें थोड़ा सुधार होगा। 2.8% से बढ़ के 5.7% पे आएंगे और लो बेस के चलते मुनाफा भी करीब करीब 236% बढ़ेगा, 167 करोड़ के आसपास से आ सकता है। तो साल दर साल नतीजे काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी कुछ बदला है इस कंपनी के लिए पूरे साल में, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर शायद उतने खास नतीजे नहीं रहेंगे। ओके, तो साल दर साल नतीजे अच्छे रहेंगे। ऑफ कोर्स पिछले साल की बेस से देखें तो अब नतीजे अच्छे आते हुए दिखेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना ज़्यादा खास प्रदर्शन नहीं रहेगा। कुणाल जी, वैसे तो स्टॉक मोमेंटम में रहा है, पिछले कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा है, पर अगर अप्रैल के लो से अब तक देखें तो करीब 25% की तेज़ी रही है एवेन्यू सुपरमार्ट्स में। क्या राय देते हैं? फिलहाल 3400 से थोड़ा नीचे है सर। दीपांशु, डीमार्ट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, डीमार्ट। देखिए चार्ट बहुत बढ़िया है दीपांशु, मेरा निजी निवेश है तो आप जानते ही हैं, चार्ट बहुत बेहतरीन है और मुझे लगता है कि दीपांशु बहुत बड़ा अपसाइड स्टॉक में बनेगा। अब देखिए समय समय पर इसमें करेक्शन आएंगे तो आपको पी याद आएगा, लेकिन अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है। मेरा टारगेट 5,000 रुपए का मिनिमम टारगेट है। केवल एक ही शर्त है कि फ्यूचर्स में शामिल ना हो जाए। फ्यूचर्स में नहीं आता है तो 5,000 रुपए का टारगेट डीमार्ट में आता हुआ दिखेगा। आपके लिए बचा के रखा है कि कुणाल जी, हम सब लोगों ने जोर लगा के कि भाई आ गया तो कुणाल जी के पोर्टफोलियो से निकल जाएगा। देखो सब आगे, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे वाले, पास पड़ोसी, रिश्तेदार, दूर दूर के नज़दीक के सब आगे, यही नहीं आया। तो थोड़ी बहुत क्रेडिट तो हमें ही दे दो। वैसे हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन आप बार बार बोलते तो हम सोचे हम भी ले लें। लेकिन चलिए, जिस दिन आएगा उस दिन कुणाल जी से पूछा जाएगा कि अब क्या करना है। फिलहाल बाकी सब इनसे छोटी और कम लिक्विड मार्केट कैप वाली कंपनियां भी वायदा कारोबार में, लेकिन डीमार्ट नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो कब आता है। आइए भागते हैं किरण जी की तरफ, क्योंकि किरण जी दौड़ लगाने में माहिर है और किरण जी का एक स्टॉक जो दौड़ लगाने के लिए तैयार है, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। ये बहुत ही स्पेशल कॉल रहेगा और ये पोजिशनल कॉल है और कैश लेवल का कैश काउंटर है। बाय करना है डी लिंक ने जो ब्रेकआउट दिया है अनिल जी, 2017 अप्रैल 2017 की नेकलाइन तोड़ी है अभी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब स्टॉक निकलता है तो बड़ी मूव आती है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है, वीकली चार्ट्स पे बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि अगले हफ्ते आपको 175 टू 180 के टारगेट देखने को मिलेंगे, पर अगर 1 से 1.5 महीना रखते हैं तो 220 225 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो और स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, लगभग 144 145 के आसपास के स्टॉप लॉस है, यानी इधर से 7-8 रुपए का रिस्क है। जिस तरीके से ये स्टॉक ट्रेंड से निकलता नजर आ रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, मेरा मानना है कि 175 180 के टारगेट्स सोमवार मंगलवार को ही देखने को मिलेंगे। पर अपन उधर बेचना नहीं, उधर रिव्यू लेना है। 220 के आसपास हम टारगेट मान के चलेंगे। 175 180 और साथ ही साथ 225। ओहो गजब, बड़े बड़े टारगेट है। अचानक से ऐसा क्या दिखा किरण जी, एकदम मतलब इतने बड़े 225 के टारगेट? नहीं अनिल जी, बहुत कैजुअली आ जाने चाहिए। 2017 के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है अनिल जी, ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। इतने बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, ये बेस बिल्डिंग का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, इसका मतलब है एक बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी। और वॉल्यूम भी देखिए अनिल जी, बहुत स्ट्रांग होते नजर आ रहे हैं। ये है आपके लिए राय। अच्छा, एक राय मेरे को उस पर लेनी थी, डीएलएफ पे। आशीष सर जरा डी से याद आया, डी से डीएलएफ जरा बताइए सर।
अनिल जी, अभी आपने ना मुझसे 2 दिन पहले भी पूछा था, तब मैंने कहा 2-3 बार यहाँ पे लेवल पे आके कंजेशन होता है, नीचे आता है। अभी जैसे राकेश जी ने भी मेंशन किया कि अभी जैसे राकेश जी ने भी मेंशन किया कि स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि अनिल जी ये अब मुझे लगता है स्टॉप लॉस इसमें लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है और इतनी अच्छी प्राइस फॉर्मेशन हो रही है इसकी कि अब ये जब निकलेगा तो अनिल जी चांसेस पूरे बने हुए हैं, क्योंकि हमने पास में धोखा खाया है। तो अनिल जी वो होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वो वाली चीज है। बट अनिल जी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वक्त, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि मतलब राकेश जी ने इसको कॉल भी दी हुई है और कुणाल जी ने भी दी हुई है। मुझे लगता है अनिल जी यहाँ से अब ये बहुत अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है, बट मेरे हिसाब से डिलीवरी उठा के भूलना चाहिए, क्योंकि अनिल जी बहुत ओवरड्यू हो गया इसकी परफॉर्मेंस। और इसकी परफॉर्मेंस में अनिल जी मतलब इतनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस है, अगर आप जेन्युइनली, मैं आपको फिर बोलूंगा, शायद 2-3 साल हो गए आपको गुड़गांव पे आए, आप एक बार फिर आइए तो आपको मैं दिखाता हूं। जी इतनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस आनी चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट अगले 2 साल में वैसे बूम लगता है, रेजिडेंशियल में बूम लगता है, जिस तरह से प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं अनिल जी, जो इनका मॉडल है वो बहुत अच्छा लगता है। और वो जो कोविड के चलते था कि वर्क फ्रॉम होम से रियल एस्टेट वगैरह में बहुत फर्क आ जाएगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी का यूजेज होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा अनिल जी, काम बहुत बढ़ेगा उससे और कहीं ना कहीं रेवेन्यू बनेगा। बट ये सिर्फ इस भाव पे तंग करता है। लेकिन आज अनिल जी, परसों और आज में मेरा स्टैंड चेंज हुआ है, क्योंकि 2-3 डिप्स के बाद डिपिंग मार्केट के अंदर जिस ट्रेंड से खड़ा हुआ है, आई थिंक अनिल जी ये निकलने को तैयार है। की नज़रें इनायत हुई है, और जब आपने इनविटेशन दिया है तो फिर मैं ज़रूर आता हूँ। बढ़िया सी कोई अच्छी सी लोकेशन मतलब कोई अच्छा सा वेन्यू ढूंढ कर रखिए। खाली एक ही चीज़ है, मुझे आप जब बुला रहे हैं दिल्ली और गुड़गांव में, तो खाली एक चीज़ समझ लीजिए, मुझे बुलाने में एक ही चीज़ की दिक्कत है आशु सर, मेरे साथ में है ना कुणाल जी और राकेश जी हमेशा साथ में होते हैं, तो अगर आप एक को बुला रहे हैं तो 3 का समझ के चलिए, इनडायरेक्ट इन्विटेशन जी। हाँ अनिल जी इसमें समझने की बात ही नहीं है, मतलब ये तो मतलब इतिहास गवाह है कि हर फोटो में चारों साथ रहे हैं। तो इसमें तो वो 2 नाम मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है अनिल जी, मतलब नीडलेस टू से इट इज डीम्ड। ना चीजें क्लियर कर लेना ठीक है। बंसल जी मुझे बाद में मैसेज करके पूछे, सर आपने मेरा तो पक्का ही नहीं करवाया, खुद का काम करवा लिया, तो क्या बंसल जी सामने क्लियर हो चुका है, एकदम निश्चिंत रहे। आइए इस बीच कुणाल जी और राकेश जी के लिए एक स्पेशल पिक का बिगुल है और तैयारी है, नहीं स्पेशल पिक नहीं, सॉरी, पिक ऑफ द डे। कल का काम आज ही करेंगे कुणाल जी और राकेश जी, I mean सोमवार का। बताएं सर। अनिल जी देखिए, आज शुक्रवार है तो कॉल देने से पहले कविता की 2 लाइनें अनिल जी, कि सौभाग्य ना हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अनिल जी ये इस कॉल के लिए 2 पंक्तियां मैंने कही है दिनकर जी की। तो अनिल जी देखिए, ये जो स्टॉक है ये है भारती एयरटेल, जिसका सौभाग्य हर दिन नहीं सोएगा, वापस से जागृत होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारती एयरटेल हमारी खरीदारी की राय है, एक मेजर सपोर्ट से स्टॉक बाउंस होता हुआ दिख रहा है, तो यहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए। डाउनसाइड रिस्क बहुत ही लिमिटेड है। ओवर टू राकेश। देखिए अनिल जी, एक तो ये ओवरवेट पिक है, पिक ऑफ द डे में दिया है, बट सारे पैरामीटर्स पिक ऑफ द सीरीज के पूरे करता है। डबल बॉटम लगा है, साथ में एक राउंडिंग बॉटम है, और जो स्टॉप लॉस बता रहे हैं बेशक कैश में खरीदे। 523 के नीचे की क्लोजिंग आएगी तो ही यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर माने। एल्स 570 का टारगेट है, और ये टारगेट्स देखने को मिलेंगे। काफी समय से भारतीय चला नहीं है, बड़े चार्ज पर एक बड़ा रिवर्सल है, तो 523 के नीचे की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस, 570 का टारगेट, और एक बार 548 के लेवल्स आते हैं तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीद का दाम का लेके आना है। कुणाल जी, राकेश जी, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो इस कॉल को लेकर, तो फिर मैं आशीष जी से राय लूँ, नहीं तो फिर मुझे विश्वेश जी से भी एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है, तो आप बोलो तो पूछूं, नहीं तो फिर मैं सीधा विश्वेश जी की तरफ आगे बढ़ जाऊँ। देखिए अनिल जी, मेरे से आप पूछेंगे तो अनिल जी मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, और कुणाल जी मेरे को बार बार रोक रहे थे, आशु जी पैनल पर हैं, बट अनिल जी मेरा कॉन्फिडेंस अनिल जी ओवर है। और ऐसा नहीं है अनिल जी कि वो जो पढ़ाई में होता था ओवर कॉन्फिडेंस हुआ और नंबर कम, यहाँ पे अनिल जी पूरे मतलब कि फुल डिस्टिंक्शन के साथ टारगेट अचीव होंगे। वाह, चलिए तो टारगेट अचीव होने के बाद ली जाएगी आपसे राय। लेकिन आज विश्वेश जी से मेरे पास जाना था, मैं रह गया बात करते करते। डीलिंग मेरे ख्याल से विश्वेश जी, आपने हाल ही में जब ये कैश के स्टॉक्स देना शुरू किया, शुरुआत में पहले आप कम देते थे, तब ये शुरुआत में दिया था, आपने बोला भी था कि बड़े मूव की तैयारी, मुझे जहां तक याद है ये इसी स्टॉक की बात हुई थी ना? यस। तो
अनिल जी 120 रुपए पे रिकमेंड किया था और जो व्यू था वो बेसिकली बहुत ही बड़ा था और मेरे हिसाब से किरण जी ने जो ऐड किया मैं उसमें ऐड करना चाहता था कि 120 वाला स्टॉक एटलीस्ट मैंने 220 के टारगेट दिए थे, हमारा 10 की कमाई का स्टॉक था। तो आज जब किरण जी दे रहे तो मुझे काफी खुशी हो रही है कि एग्जैक्टली वही पैटर्न प्ले आउट हो रहा है। अनिल जी जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है अभी वो एसपीएल मिड कैप शो और ये जो 10 की कमाई का शो है, क्योंकि मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा अच्छी चीज करते हैं वो शो में अपने आप को टाइम देते हैं एज एन एनालिस्ट और एज एन इन्वेस्टर। और दूसरी सबसे अच्छी चीज क्या होती है अनिल जी, हमारे जो व्यूअर है वो वहां कम क्वांटिटी लेते हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो वो हमारी जान नहीं खाते ट्विटर पे। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ये शो में जो ट्रेड होते हैं वो आगे पीछे चलते हैं कंपैरेटिवली टू एफएनओ स्टॉक्स। करवा दो, एसपीएल मिड कैप स्टॉक हमारा रोज होता है मंडे टू फ्राइडे। आप बोलो, अगर आपको बहुत पसंद आ रहा हो तो विश्वेश जी आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार है तो हम तो तैयार है, बोलिए आप। अनिल जी मैंने एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे एक एल्गोरिदम बनाया है खुद के लिए। अच्छा। और मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को टेक्निकली टाइम करता हूँ। तो आप देखिए मैंने थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट कार्ड बनाई थी। हाँ अच्छा, हाँ बताओ। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए, उसको टेक्निकली तो बेसिकली आप देखिए पॉलीप्लेक्स हमने रिकमेंड किया था 600 रुपए पे, एसएलआर काले रिकमेंड किया था, किया इंडस्ट्री रिकमेंड किया था, थोड़े दिन पहले हमने प्राज रिकमेंड किया था। सब स्टॉक 30-40% और ऑब्वियसली कैश मार्केट अच्छा भी है। बट मैंने क्या रियलाइज किया सर, एक फंडामेंटल एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है कि ये 5-7 पैरामीटर हो और फिर टेक्निकल 1-2 चीज हो जाए, तो मुझे लगता है उसको आप उतना लीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, तो वो मुनाफा देके जाता है। दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड इसीलिए मुझे मजा आता है वो शोज करने में भी सर। आपके वो कितना, आपके पास कितने 117 118 कुछ इंस्ट्रूमेंट है ना, क्या आपने बताया भी था पहले मुझे एक बार, मैं भूल गया। 117 118 क्या है आपके पास? अनिल जी जो इंस्ट्रूमेंट की बात है वो एसेट क्लास की बात कर रहा था, कमोडिटीज, क्रिप्टो। अच्छा 118, सॉरी, हाँ 118 एसेट क्लास को आप तो अनिल जी कैश के यस एसेट क्लास मतलब बाय एंड लार्ज सब कुछ मिला के अनिल जी बहुत बढ़िया। बट एनएससी के तो ऑलमोस्ट सारे 500 जो स्टॉक होते हैं एफएनओ के वो एवरी वीक देखते हैं। परफेक्ट। आइए एक और स्टॉक जो वागले साहब देखने को तैयार है, वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर, और वागले साहब फुल फॉर्म में चल रहे हैं, जबरदस्त। और वागले साहब ने फोकस बिल्कुल क्लियर कर लिया। वागले साहब ने जो मैंने बोला इंडेक्स को मत देखो, देखना बंद, अब सारा फोकस कैश मार्केट के स्टॉक्स में। आइए तगड़े कॉल की तरफ बढ़ते हैं। बताएं वागले साहब। अनिल जी पिछले बार ये स्टॉक में मूवमेंट आई थी और मैंने ट्रैक नहीं किया था, तो आपने मुझे डांटा था, मुझे याद है, शायद आपको भी याद होगा। ना मैं तो याद ही नहीं रखता ऐसी चीजें सर, सवाल ही नहीं। अगर पुरानी याद है तो अगली बार कैसे लगाऊंगा डांट वापस से। जी। तो ये टाइम मुझे मिस नहीं करना है जी। क्लियर कट ब्रेकआउट है, स्टॉक है जस्ट डायल, और ये आई थिंक दीपांशु और मेरी बात पिछले हफ्ते हो रही थी, मैंने कहा था 1200-1220 के टारगेट की तरफ ये स्टॉक मूव होना चाहिए पोजिशनली, जो जिसकी शुरुआत अभी मुझे दिखती है 1118-1120 के करंट भाव से बाय करे। एक 30 रुपए का आपका नीचे का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है 1220 तक अगले वीक में ये स्टॉक आना चाहिए। मुझे याद है थोड़े समय पहले कुणाल जी राकेश जी ने भी बोला था, तब तो मेरे ख्याल से 3 डिजिट में स्टॉक ट्रेड करता था, 1000 के नीचे था अगर मुझे सही से याद है, और कुछ बड़े डेवलपमेंट की बात हो रही थी और स्टॉक तभी से रुका नहीं है। 750-800 रुपये से जो घूमा है ना वो बहुत ही तगड़ा चला है। बंसल जी लगता है यहाँ से भी मजबूत लगता है आपको भी? जस्ट डायल बड़ा कमाल करने को तैयार है। नहीं बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल लगता है कि ये यहाँ से कमाल करेगा। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बड़े वाला रिवर्सल है, और कमाल भी ऐसा नहीं है अनिल जी 5-7% वाला। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जो मतलब कि दलाल स्ट्रीट पर जो विस्पर्स हो रहे हैं वो ये संकेत कर रहे हैं कि कोई बड़ा ब्लास्ट अगले सप्ताह में यहाँ देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल वागले जी की जो कॉल है उसके साथ हम बिल्कुल, मैं और कुणाल जी इत्तेफाक रखते हैं। ओके तो जस्ट डायल इस पर करें आप फोकस, बढ़िया प्ले बनते हुए दिख रहा है। 1200 के टारगेट्स इस पर आपको आते हुए दिख सकते हैं, जैसा वागले साहब भी कह रहे हैं, और राकेश जी कुणाल जी को भी काउंटर पसंद है। देखते हैं सुमित जी को क्या पसंद है। बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी।
दीपांशु बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 94 रुपीज और स्टॉक ने साइडवेज मूव का ब्रेकआउट दिखा रहा है। स्टॉक का नाम है एनसीसी। एनसीसी के अंदर ब्रेकआउट है। मेरे को लग रहा है ये स्टॉक इस बार 3 डिजिट में जाने को तैयार है। इसको यहां पे सीएमबी पे खरीदारी करें। पिछले 3 दिनों के हाई स्टॉक आज ब्रेक कर रहा है, जबकि मार्केट एकदम स्टेबल है। मार्केट एकदम साइडवेज या थोड़ा सा नेगेटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक ने पिछले 3 दिनों के हाई आज सिंगल डे में ब्रेक किए। वॉल्यूम्स 90 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइड प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हुए हैं। डेली चार्ट में एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक के अंदर अब ब्रेकआउट आ रहा है, तो लग रहा है कि अगले हफ्ते तक ये 100 रुपए का लेवल 3 डिजिट के अंदर दिखा सकता है। तो पहला टारगेट होगा 100 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 105 रुपए का। एनसीसी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 90 रुपए का, 100 रुपए से लेके 105 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, एनसीसी पर रखे नजर। कल ही हमने मैनेजमेंट से भी बात करी थी दोपहर 12 बजे कॉर्पोरेट रेडार में, और दमदार कमेंट्री रही थी। हालांकि ऑफिशियली अभी गाइडेंस वो नहीं दे रहे हैं, Q1 के नतीजे जब आएंगे तब देंगे, बट लगभग 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनकी, और आगे जाकर इस साल आय में आप मजबूत ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। और साथ ही जीआर इंफ्रा एक लाइक टू लाइक कंपैरिजन है ऑलमोस्ट इंफ्रा स्पेस में अगर आप देखें। हालांकि एनसीसी उनसे थोड़ी बड़ी कंपनी है, बट आईपीओ आज बंद होने वाला है और अब तक 56 गुना से ज्यादा भर चुका है, यानी कि 5 बजे तक आप देखें तो एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन फिगर आएगा। ऑलरेडी 56 गुना भर चुका है इशू। अनिल जी ने तो आपको कहा ही है क्लीन साइंस और जीआर दोनों पर पैसा लगाएं, अवधि और लिस्टिंग गेन्स दोनों के लिए। 58 गुना भर चुका है क्लीन साइंस, 56 गुना भर चुका है जीआर इंफ्रा। दोनों आईपीओस का भी है मजबूत प्रदर्शन इस समय। बट बाजार में ये जो मूड माहौल है बना हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि लगातार रिटेल ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन काफी बढ़ते हुए दिख रहा है और काफी एक्टिवली और लोग बाजार से जुड़ते हुए दिखे हैं। और इसका एक डायरेक्ट फायदा हुआ है सीडीएसएल को। क्या हुआ है ये बड़ा फायदा और किस आंकड़े पर अब सीडीएसएल के टोटल डीमैट अकाउंट्स पहुंचते हैं, ये रिसर्च करके लाई हैं देवांशी। देवांशी बताइए सीडीएसएल क्या चल रहा है इसमें। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए हम पिछले कई टाइम से देख रहे हैं कि जो रिटेल निवेशक हैं, जो नए एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वो बाजार में जुड़ते हुए दिखे हैं। और स्पेशली लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। फाइनली अब सीडीएसएल की एक प्रेस रिलीज आई थी। इनका कहना है कि अब उन्होंने एक नए टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। 4 करोड़ डीमैट खाते खोलने का रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड इन्होंने हासिल कर दिया है। सीडीएसएल ओवरऑल अगर आप देश में देखें तो सबसे ज़्यादा एक्टिव डीमैट अकाउंट्स कंपनी के पास फिलहाल होते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखें सितंबर 2015 में अगर आप देखें तो कंपनी के पास करीब 1 करोड़ के अकाउंट्स थे। 5 साल लगे। अगर आप 2020 जनवरी को देखें तो 2 करोड़ हुए थे, लेकिन वहाँ से लगातार तेज़ी आती हुई दिखी। जनवरी 2021 में ये 3 करोड़ हो गए और जुलाई 2021 में अब ये 4 करोड़ का फिगर आता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही तेज़ रफ्तार से ये अकाउंट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक्टिव अकाउंट्स हैं जहाँ पे लगातार ट्रेडिंग होती है। और इसमें भी आप देखिए जो रिटेल निवेशक हैं, ओवरऑल अगर आप टर्नओवर देखते हो उसमें से रिटेल टर्नओवर का जो हिस्सा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। हमने देखा था कि पिछली बार करीब 59-60% के आसपास था। एक ही साल में वो जो परसेंटेज है, कंट्रीब्यूशन है, वो बढ़कर अब 70% हो चुका है। काफ़ी सारे जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल है, इन्होंने अपने प्रेजेंटेशंस में बार बार ये भी कहा है कि जो रिटेल निवेशक हैं वो वायदा बाजार में भी अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। और वहाँ पे उनका जो कंट्रीब्यूशन है या ओवरऑल हिस्सा है उसमें भी एक बड़ा ग्रोथ आता हुआ दिखा है, बड़ा जंप आता हुआ दिखा है। तो हम जैसे कि देख रहे हैं कि पहले तक तो फोमो था, लेकिन अब जिस तरह से आईपीओज आते हुए दिख रहे हैं दीपांशु, अब टीना होता हुआ दिख रहा है बाजार में। बिल्कुल, और जबरदस्त एक्शन बना है सीडीएसएल में। स्टॉक भी अच्छी गेंस दे चुका है। और अनिल जी आपकी तो लगातार कन्विक्शन पिक रही है। सीडीएसएल की बात कर लें, बीएससी की बात कर लें, पिछले 1 साल में सर 2 गुना हो गए इनके अकाउंट्स, 2 करोड़ से 4 करोड़। इसी साल में 1 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स जुड़े हैं सीडीएसएल में। और जो ये बाजार का पार्टिसिपेशन है और भी गेंस लाते हुए दिख रहा है। कैसे देखें सर इस डेवलपमेंट को? का तो पता मिसिंग आउट। टीना का क्या था, मैं भूल गया एक्चुअली। टीना का फुल फॉर्म क्या है? देवांशी को पूछो, उसी ने बोला है। देवांशी बताओ। There is no other alternative. यस ये है ना, ये यानी कि इक्विटी मार्केट्स के अलावा और कहीं इतने गेन्स नहीं बनते हैं। करेक्ट। ये टर्म सबसे पहले 2008 की मंदी के बाद आई थी। जब 2008 में जो मंदी हुई उसके बाद में मार्केट घूमना शुरू हुआ, तब ये टर्म आई थी सबसे पहले, जहाँ तक मुझे याद है। देयर इज नो अल्टरनेटिव।
खाली आपको इक्विटी में पैसा, वो उस समय तो टीना मतलब शायद वो वैसा वाला ही टीना का जन्म हुआ था, अब वाकई में टीना है। इस बार तो मतलब पूरे 2020 और 2021 में सबको पता चल गया टीना इक्विटी ही है। इक्विटी के अलावा हालांकि थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर बना होगा अलग अलग, जो इक्विटी में बना वो तो लाजवाब है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। दीप सारे एक्सचेंजेस पसंद है, सारे डिपॉजिटरीज पसंद है, BFSI जिसको कहते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सचेंजेस, इंश्योरेंस, ये सारे बिजनेस अगले 10 से 15 साल के लिए आप लगा के पैसा भूल जाइए। जैसे राशन वाला है ना कुणाल जी, वैसे कुछ एक और इनका भी बनाइए, अच्छा सा नाम ढूंढ के, ज़बरदस्त चलने वाले हैं ये तो। आइए चलिए अब आज कल के 2000 दीप खरीदारी करने की राय, और खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी में 35,050 के आसपास बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी करनी है। 200 पॉइंट नीचे का आपका होगा स्टॉप लॉस आज के लो का 34,850 का। टारगेट जो आपके लिए बनेंगे, पहला टारगेट होगा 35,150 का, 35,125 पहला रखिए और वहाँ पर प्रॉफिट बुक मत करिए, वहाँ पर खाली आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए कोस्ट के आसपास का, या 35,000 के आसपास का ले आइए 35,125। अब जो टारगेट आगे के बनेंगे मैं बता देता हूँ, 35,225, 35,300, 35,375, 35,450, ये 4 टारगेट मिनिमम है जो आपके लिए सोमवार मंगलवार तक के लिए 35,450 मिनिमम है। और उसके बाद हम रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं अगर ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी का मूड बरकरार रहा तो फिर और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, तब आपको 35,575, 35,650 वगैरह आगे देखेंगे। फिलहाल ये टारगेट्स हैं जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। 35,125, 35,225, 35,300, 35,375 और 35,450 सारे टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि इतने टारगेट के देने के पीछे मकसद ये है एक एक टारगेट आता जाए तो आप स्टॉप लॉस ऊपर 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 करते चले। दूसरा तरीका है, क्योंकि बाजार वॉलेटाइल बहुत है, डर भी लगता है, लगना भी चाहिए, सिंपल है, एक कॉल ऑप्शन खरीदिए आप 35,300 का कॉल ऑप्शन कर दिए, यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर का 35,300 का कॉल ऑप्शन आपको मिल रहा है 230 रुपये में, ठीक है। और इस पर स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए या तो 200 रुपये का, और ऊपर छोटे टारगेट के लिए 280 और 320 के लिए, ये छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट है। और जिनको अदरवाइज स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाना तो 35,800 का सामने एक कॉल ऑप्शन भेज दें, 35,300 का लेकर 35,800 का भेज दें और वो स्ट्रेटेजी भी बना लें। चाहे तो 35,800 के 2 भी भेज दें, तो जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं वो 35,300 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 35,800 के 2 भेज दीजिए और आराम से खड़े रहिए। यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा। और अगर जिनकी रिस्क लेने की ज़्यादा ताकत है वो फ्यूचर्स खरीदें, अदरवाइज 35,300 का कॉल ऑप्शन 225-230 रुपये के आसपास मिल रहा है, यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और आज अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता भी है तो मत करिए, इसको सोमवार तक के लिए रखिए। ये स्टॉप लॉसेस सारे जो मैं दे रहा हूँ ये सोमवार के लिए, आज के लिए नहीं, क्योंकि आज बचा कितना टाइम है, 1 मिनट 25 मिनट, तो आज आधा घंटे में बीच में 25 मिनट में कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए डरिए मत। डाउ फ्यूचर्स आपको ये बता रहा है कि मार्केट रिकवरी के मूड में है, हमारे बाजार ओवरसोल्ड है, पुट कॉल रेशियो 0.95 के आसपास है, यहाँ पर बेचने का नहीं खरीदारी करने का वक्त है। अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए करें, मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा है तो पोजीशन कम रखें और उसको हेज करके चलें, सिंपल जी दी। बिल्कुल, तो अब बेचने का वक्त नहीं, खरीदारी करने का वक्त है। बैंक निफ्टी पर आपके लिए खरीदारी की राय आ रही है अनिल जी की तरफ से, नजर रखिए इन लेवल्स पर, ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं या फिर इंडेक्स पर खरीदारी करें, ये है राय। आइए स्वागत करते हैं कैश के ऑप्शन के लिए जय ठक्कर का। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून टू दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। वेल दीप, मैं कहूँगा कि देखिए मार्केट ने सपोर्ट बहुत अच्छा लिया इनफैक्ट लोअर लेवल से। आज जो मैं सोच रहा था इनफैक्ट कि लेवल्स 15,600 के टूटेंगे, जो हिसाब से एक मोमेंटम बना हुआ था, बट देन वो हुआ नहीं। और फिर से मार्केट वही लेवल से रिवर्सल दिया जहाँ पे 15,600, 635 ये रेंज जो है स्पॉट में वो ब्रेक हो नहीं रही है इवेंचुअली। तो मुझे ऐसा लग रहा है जब तक वो रेंज होल्ड कर रही है तब तक मार्केट में आप एक बाउंस बैक फिर से एक उम्मीद कर सकते हो। बिकॉज हो क्या रहा है कि क्लियर ब्रॉडनिंग पैटर्न, क्लियर एक रेंज डिफाइन हो गई है मार्केट की 15,600, 15,900 की। सो यहाँ पे 15,600 का ही कॉल ऑप्शन 155 पर लेना चाहिए, 116 का एक स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, 155 के आसपास खरीदे आप 15,600 का कॉल ऑप्शन, इन द मनी कॉल ऑप्शन नहीं दी, बिकॉज वही लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक वो होल्ड कर रहा है आई थिंक मार्केट में एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन दी अपसाइड जो फर्स्ट टारगेट इसका बनेगा वो है 189 का, सेकेंड टारगेट बनेगा 206 का।
189,206 ये दो टारगेट्स के लिए 15,600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। जहां तक मैं निफ्टी फ्यूचर्स और स्पॉट दोनों ही देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेस अच्छा बन चुका है 15,600 का। एंड अगर वो ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली दीप एक जैसे कल एक्सपायरी डे पर हमें सेल ऑफ देखने मिला, शायद ऐसा देखने मिले। बट अगर वो नहीं हुआ तो जैसे अनिल जी को मैं सुन रहा था अभी कि ग्लोबल मार्केट्स में जो हिसाब से एक बाउंस बैक, एक रिकवरी हमें देखने मिल रही है, सिमिलरली यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में भी हमें वो बाउंस बैक देखने मिल सकता है। बिल्कुल, और ग्लोबल क्यूज तो बेहतरीन दिख ही रहे हैं। बैंक निफ्टी, अनिल जी खरीदारी की राय दे रहे हैं। बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा तो निफ्टी पर भी आपको एक्शन आते हुए दिखेगा, और इसलिए आप देख रहे हैं एक्शन भरपूर है। बैंक निफ्टी अनिल जी को पसंद आ रहा है। निफ्टी पर ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। जय की कैश के ऑप्शन की है राय। चलिए नजर है इस पर। एक बार बैन से बेनिफिट जान लेते हैं। 5 स्टॉक्स तो बैन में हैं ऑलरेडी। क्या बदलाव हो सकते हैं वीकेंड से पहले? आइए चलते हैं बैन से बेनिफिट के लिए आशीष चतुर्वेदी के पास। गुड आफ्टरनून आशीष, बताएं क्या बदलाव हो सकते हैं? जो 5 स्टॉक्स बने हैं इसमें क्या चेंजेस पॉसिबल हैं? गुड आफ्टरनून दीपांशु। कल देखिए आइडिया प्रयास कर रहा था बैन में आने का, 94.43% के आसपास आकर जो है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बंद हो रुक गई थी। अब आज देखिए 95% के मार्क को क्रॉस कर दिया, 96% ये हालांकि अभी भी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो आइडिया की फ्रेश एंट्री होने जा रही है। बाकी के जो 5 स्टॉक है, नाल्को, पीएनबी, सेल, इंडिया बुल, हाउसिंग फाइनेंस और एनएमडीसी, ये 5 स्टॉक बैन में बने रहेंगे। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 80% से नीचे आ रही हो। हालांकि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ऐसी है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 83% है। तो आज तो नहीं, हो सकता है कि सोमवार को ये स्टॉक बैन से बाहर आ जाए। आज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फ्रेश एंट्री होगी आइडिया की। ओके, तो 5 स्टॉक्स हैं, अब ये बन के 6 हो सकते हैं। आइडिया अंदर आने वाला है, आईबी हाउसिंग शायद बाहर आ जाए, बट इस समय तो मुश्किल लग रहा है। नजर रहेगी। ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट आशीष की तरफ से। शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइडिया पर वैसे नजर रखिए, थोड़ी देर पहले एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिखा था वोडाफोन आइडिया पर, अभी भी 2.5% ऊपर ही होल्ड कर रहा है। भारतीय एयरटेल पर अभी खरीदारी की राय आई थी। इंडस टावर्स तो सुबह से ही आपको काफी एक्टिव दिख रहा है। डीलिंग पर अभी बात चल रही थी, साथ ही स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, आईटीआई, ये भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूवमेंट दिख रहा है। तो टेलीकॉम से जुड़ी कंपनीज और टेलीकॉम कंपनीज, यहां पर आप थोड़ा एक्शन आज बनते हुए देख रहे हैं। नजर रखते हैं इस स्पेस पर कैसा मूव रहेगा। पर प्रताप स्नैक्स ये काउंटर है जहां पर आप रखिए नजर। इस हफ्ते 12% की तेजी ये काउंटर दिखा चुका है, स्पेशली पिछले 2 दिनों में काफी एक्टिव रहा है। आइए जानते हैं वरुण के साथ क्या चल रहा है इस स्टॉक में। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने मिली। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ जुलाई के महीने में देखेंगे तो 100 रुपए से ज्यादा, और आज का हाई अगर आप देख ले तो करीब 140 रुपए के आसपास की तेजी जो है ये काउंटर दिखा चुका है। काफी सारे रीजन है जिसके चलते इस काउंटर में तेजी आई है। सबसे पहले तो अनलॉक का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो ये काउंटर भी है। हम लगातार सुनते हैं कि लोग मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, वहां जाके पार्टी कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लोग अब ट्रेन में भी जाना लोगों ने शुरू कर दिया है, लोगों ने बस में भी जाना शुरू कर दिया है, और ट्रैवलिंग जो है वो फिर से रिज्यूम हो चुकी है। तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। अभी मैंने दोपहर को आपको खबर दी कि जो तेजस एक्सप्रेस है IRCTC उसको फिर से शुरू कर रहा है। इसके अलावा और काफ़ी सारी ट्रेन जो है वो इस कंपनी ने शुरू कर दी है। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा कंपनी को मिलेगा। स्कूल्स कॉलेजेस जो है वो फिर से शुरू होने जा रहे हैं। और देखिए इस कंपनी की कुल आय में से करीब 20 से 25% की आय जो है वो इन्हीं जगहों से आती है। यानी कि आपके जो स्कूल कॉलेज है, रेलवे स्टेशन है, बस डेपो है, यहाँ पे इस कंपनी का काफी बड़ा कारोबार रहता है। तो इसका जो फायदा है वो इस कंपनी को मिलेगा। तो अनलॉक का एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। और साथ ही साथ ये कंपनी जो है रूरल में काफी पेनिट्रेट कर रही है। और देखिए इस कंपनी के 80 से 85% आय जो है ना वो 5 रुपए के जो छोटे पैकेट्स आते हैं ना वहां से आती है, जिनका रूरल मार्केट में काफी चलन है। और ये जो रेलवे स्टेशन की मैं बात कर रहा था वहां भी इन सब प्रोडक्ट्स का काफी चलन है, और उसका बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने अब अपना जो ओवरऑल कैपेसिटी है उसमें जो ओवरऑल जिस तरह से वो बनाते थे प्रोडक्ट्स उसको कहीं ना कहीं बदलना शुरू कर दिया है। पहले करीब 75% इन हाउस बनता था, करीब 24-25% आउटसोर्स होता था। अब ये आउटसोर्सिंग पे भी फोकस कर रहे हैं। आगे चल के करीब 30% के आसपास के अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको आउटसोर्स करेंगे, ताकि अगर कभी फिर से लॉकडाउन हो तो ये छोटे यूनिट्स चलते रहे और इनकी मैन्युफैक्चरिंग को हिट ना हो। और ऐसा हमने देखा काफी सारी FMCG कंपनी ने किया भी है। वही पाम तेल, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जो ड्यूटी थी सरकार ने पाम तेल पे उसको 15% से घटा के 10% के आसपास की थी, और पाम तेल के दाम में वैसे भी गिरावट देखने मिल रही है। इन कंपनीज के कुल रॉ मटेरियल कॉस्ट, यानी कि जो स्नैक्स बनाती है उन कंपनीज के कुल रॉ मटेरियल कॉस्ट में से 15 से 20% के आसपास का कॉस्ट जो है
वो केवल इस पाम तेल के ऊपर निर्भर करता है। और मुझे याद है पिछले क्वार्टर में इस कंपनी के मार्जिन जो है उसमें तगड़ा हिट देखने मिला था, करीब 250 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट तो केवल पाम तेल का था। तो उसके दाम जो गिर रहे हैं उसका भी बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिल रहा है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने सिर्फ जुलाई के महीने में करीब 100-150 रुपए के आसपास की बढ़त जो है इस काउंटर में देखने मिली है। और हाँ, एक बात और, ट्रेडर्स डायरी में भी लगातार इस काउंटर को रिकमेंड किया गया है, थोड़ा बहुत उसका भी इम्पैक्ट है। ओके, तो अंकित ये आज भी था ट्रेडर्स डायरी में? आशीष के टीम में था अनिल जी। ओके, आशीष ने रिकमेंड किया आज। ओके, प्रताप स्नैक्स। ओके, तो ये है आपके लिए एक बेहतरीन कंपनी जहां पर भरपूर मजबूती होती दिख रही है। और मजबूती के लिए एक और अच्छी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, जरा इस पर नज़र डालिए। खबर आ रही चीन से, और ये खबर दो चीज़ों के लिए अच्छी है, एक मेटल शेयरों के लिए, दूसरा ग्लोबल मार्केट्स के लिए। चीन ने अपनी एक तरह से ये समझिए कि ब्याज दरों में कटौती की, रिजर्व रेशियो में 0.5% की कटौती की है। इसका मतलब ये कि वहाँ के बैंक्स को कम रिजर्व रखने पड़ेंगे और उस हिसाब से पैसा सिस्टम में ज़्यादा आएगा, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। तो उस हिसाब से चीन की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने के लिहाज से या रिकवरी लाने के लिहाज से या मतलब अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिहाज से चीन ने ये फैसला लिया है, 0.5% तक की कटौती की है। आई थिंक अब समझ में आया कि क्यों इतने ग्लोबल मार्केट्स और डाउ वगैरह मजबूत होते दिख रहे हैं। तो काफ़ी कुछ ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में। तो ये मेटल शेयरों के लिए अच्छी खबर है, और तभी मेटल इंडेक्स भाग रहा है। ओके, तो मेटल शेयरों के लिए अच्छी खबर, चीन ने अपने रिजर्व रेशियो में 0.5% तक की कटौती की है। मार्केट के लिए भी अच्छी खबर है, इस तरह की जो खबरें आती हुई दिख रही है। दीप, और क्या कुछ एक्शन हुआ है चीन की तरफ से, जरा देखिए। कटौती के बाद नई दरें 15 जुलाई से लागू होती हुई दिखेगी। आप क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं? बिल्कुल सर, आधे ये जो कटौती की गई है 0.5% की, ये ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस हैं, क्योंकि 2 दिन पहले चीन के कैबिनेट ने ये संकेत दिए थे वेडनेसडे को कि अब ये ऐसा मेजर उनकी तरफ से आ सकता है। इस पर सोच विचार किया जा रहा है। 2 चीजें हुई हैं सर, जैसा कि बग्गा साहब भी हमें बता रहे थे, जब से रिकवरी हुई है चीन पर सबकी नजर है, क्योंकि सबसे पहले लॉकडाउन लगे भी यहां पर थे और अनलॉक भी यहीं पर हुआ था। अच्छी रिकवरी के बाद अब पिछले कुछ समय से जो डेटा आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि शायद रिकवरी को और सहारे की जरूरत है, जिसकी वजह से चीन ने ये कदम जो उठाया है। अगले हफ्ते इनके जीडीपी से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेटा आने वाले हैं, तो उससे पहले ये मेजर आ रहा है और बाजार मान रहा है कि ये एक तरह का स्टिमुलस मेजर ही है चीन की तरफ से, कि इस समय लिक्विडिटी सपोर्ट ज्यादा चाहिए, क्योंकि काफी सारी इनकी डेट मैच्योरिटीज भी होने वाली हैं आने वाले कुछ महीनों में। तो उसकी वजह से लिक्विडिटी सपोर्ट को बढ़ाने के लिए चीन की तरफ से ये कदम आया हुआ है। आखिरी बार जब इन्होंने रिजर्व रेशियो में कटौती की थी सर, तो वो पिछले साल अप्रैल 2020 में था, जब महामारी का सबसे बुरा दौर चल रहा था। तो उसके बाद अगर ये अब कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक संकेत आ रहा है कि इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए चीन ने ये बड़ा कदम उठाया है। और जैसा आप कह रहे हैं सर, डायरेक्ट इंपैक्ट इसका ग्लोबल मार्केट्स पर हम देख रहे हैं और स्पेशली मेटल शेयर्स पर देख रहे हैं। सारे के सारे मेटल शेयर्स रिएक्ट कर रहे हैं इस पर। दिख रही है एक इस पर टिप्पणी आशु सर की तरफ से। आशु सर, कैसे देख रहे हैं आप इसे? अनिल जी देखिए, न्यूज तो पॉजिटिव है, पर अनिल जी मुझे ना मेटल्स के साथ एक ना बड़ी टिपिकल प्रॉब्लम ये देखने को मिली है पिछली 5-6 बार से। अनिल जी ये डे एंड पे मेटल्स में ट्रैक्शन आता है, बीटीएसटी होती है और बिल्कुल नेक्स्ट डे नीचे खुलते हैं। और अनिल जी मतलब देखिए, मेटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल्स में देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट इन फंडामेंटल एज फार मेटल स्टॉक्स आर कंसर्न। बट प्रॉब्लम ये हो रही है अनिल जी, बड़ा पिक्यूलियर चीज है, और क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, समझ नहीं आ रही है। इसमें मैंने एक ट्वीट भी किया था कि 5-6 बार ये हमारे साथ, सबके साथ मैंने देखा हुआ है कि वो मेटल स्टॉक्स में बीटीएसटी दिखता है, मोमेंटम दिखता है, अगले दिन मेटल्स ही नीचे होते हैं, और नीचे में हम कॉल नहीं दे पाते क्योंकि वो मेटल शायद लॉन्ग होते हैं। तो मेटल्स आर देयर टू स्टे, मेटल में अभी भी ट्रैक्शन है, मेटल में और ऊपर जाना है। लेकिन मुझे लगता है अनिल जी, वो जो बीटीएसटी वाला है ना, वो मतलब एक फोबिया, मुझे तो डर बैठ गया है कि जब भी मेटल्स क्लोजिंग में तेजी में हो ना, तो एक बार दूर हो जाए या उस वक्त। मैं तो इसलिए लॉन्ग टर्म व्यू पूछ रहा हूँ, मतलब 5-6 बार हो चुका है। नहीं, वो अपने कल के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कि चाइना ने जो एक्शन लिया, तो क्या ये मेटल शेयरों के लिए अच्छा है? मतलब जो इन्वेस्टर्स है उनके लिहाज से आपका क्या व्यू? नहीं अनिल जी बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि डिप में लेना चाहिए। अनिल जी देखिए, हमने एक नैल्को की कॉल दी हुई है डिलीवरी की, मुझे इस वक्त अभी भी देखिए 2 दिन में बीच में मेटल में फिर एक करेक्टिव मूव आया, नैल्को बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हुआ। नैल्को अनिल जी 100 रुपए की तरफ जा रहा है, और अभी भी बोल रहा हूं बैन में अनिल जी बेस्ट बाय है, इसको लेके रख देना चाहिए, क्योंकि बैन खुलते ही, और ये जो न्यूज जिस तरह से आ रही है, ये तो मतलब अनिल जी प्राइस वाइज सब कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है, तो ये बहुत तेज हो जाएगा अनिल जी।
इस बीच एक मेटल शेयर जो बड़ा कमाल करता हुआ दिखा है वो है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। आज ही आया था ना जिंदाल स्टेनलेस, कुणाल जी आज ही बताया था कल था ये? अनिल जी आज ही मैंने और राकेश जी ने इसको एल्गो पिक बताया था अनिल जी आज सवेरे के शो में, और देखिए जबरदस्त तेजी। अनिल जी मैं यहां पर एक अपडेट देना चाहता हूं कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग की बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, जिसने खरीदा है होल्ड करें, थोड़ा सा साहस रखें। इस स्टॉक में आपको और बहुत ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख करके 119 रुपए पर होल्ड करने के राय। वही ना बात, 123 रुपए 122 रुपए का पहला टारगेट दिन में आज आता हुआ दिखा है कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। 125 रुपए का दूसरा, 125 के तो नजदीक आ गया कुणाल जी। तो फिर टारगेट भाई आप स्टॉप लॉस रिवर्स करो, टारगेट भी ऊपर का बताओ। अरे ये देखिए 135 रुपए का 135 का टारगेट है, अब रिवाइज टारगेट 135 रुपए का इस टारगेट के लिए होल्ड करने के लिए है। जबरदस्त तेजी बन रही है। जिंदल स्टील स्टेनलेस और जिंदल स्टेनलेस हिसार दोनों काउंटर्स अगर आपके पास हैं तो बने रहने की हमारी राय। एक्चुअली जिंदल स्टेनलेस हिसार मतलब मुझे याद है माला माल वीकली में हमने इसे कवर किया था। मैं और आशीष इस पर डिस्कशन भी कर रहे थे, क्योंकि आमतौर पर उस ज़माने में माला माल वीकली के ज़माने में मेटल स्टॉक्स को तो मतलब ऐसा लोग है ना वो छुआछूत की तरह देखते थे कि इसकी तरफ अरे मेटल कौन रिकमेंड करता है, देखना भी नहीं उधर। और वहाँ से दुगुने से ज़्यादा हो चुका है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आशीष अभी मुझे इन्फॉर्मेशन भेजेंगे कि क्या लेवल पे हमने रिकमेंड किया था, लेकिन वहाँ से स्टॉक में जो एक्शन आया है गजब का आया है, कमाल का आया है। तो ये जिंदाल स्टेनलेस हिसार और जिंदाल स्टेनलेस, अब तो खैर दोनों का मर्जर भी हो रहा है तो रेशियोज भी शायद आ चुके थे, दोनों साथ साथ में चलेंगे, लेकिन ये स्टॉक बड़ा कमाल करते हुए दिख रहे हैं। इसी पर एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो ये चाइना के डेवलपमेंट में, मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक विश्वेश जी के लिए बिगुल विश्वेश का विशेष, और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिस पर हम बात करेंगे। जी विश्वेश जी बताएं सर। अनिल जी खरीदना है ग्लेनमार्क, 668 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में, और कैश का 664 के आसपास चल रहा है। मेरा ये मानना है कि फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, और फ्लैग फॉर्मेशन होता है और फिर ब्रेकआउट देता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ्लैग फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, और जिस हिसाब से आज के दिन में ग्लेनमार्क में 670 की कॉल ऑप्शन में ऑलमोस्ट 2 लाख शेयर का अनवाइंडिंग है, मुझे लगता है ग्लेनमार्क इज हेडिंग फॉर 700 प्लस। ग्लेनमार्क इज हेडिंग फॉर 700 प्लस। सो ग्लेनमार्क खरीदिए 650 के स्टॉप लॉस से 700 के टारगेट के लिए। इसका स्टॉप लॉस 700 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क में करनी है खरीदारी का मौका एक और स्टॉक दे रहा है, और वो देगा भी, और जिसका जिक्र आमतौर पर कम करते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि अच्छे खासे करेक्शन के बाद ये स्टॉक अच्छे लेवल पर है, और वो है टाटा मोटर्स। क्योंकि चाइना में कोई भी डेवलपमेंट अगर इकोनॉमी के रिलेटेड आते हुए दिखते हैं तो या तो मेटल शेयर, या फिर चाइना में जिन कंपनियों का कारोबार ज़्यादा है तो JLR जो चाइना में बिकती है, टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव है, और स्टॉक अच्छे लेवल पर आ चुका है, काफ़ी बढ़िया लेवल पर, जहाँ इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स के लिए तो हो सकता है 5-15 रुपये ऊपर नीचे हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए, और स्पेशली जो प्रॉफिट वार्निंग आई थी उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी नीचे भी आया था। फिर मैनेजमेंट ने कॉल किया, उसके बाद किसी ने टारगेट्स ज़्यादा घटाए नहीं, सबने कहा कि ठीक है थोड़े टाइम बाद ये सारी सप्लाई जो है इनके पार्ट्स वगैरह की वो चुस्त दुरुस्त हो जाएगी, और उसके बाद स्टॉक वापस वही परफॉर्मेंस देगा, कंपनी वही परफॉर्मेंस देगी जिसके लिए जानी मानी जाती है। टाटा मोटर्स इस लेवल पर क्या एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है टाटा मोटर्स। ये जरा चार्ट्स देखिए, सुमित जी बहुत देर से आपसे बातचीत नहीं हुई, जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए टाटा मोटर्स खरीदना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए? अनिल जी बिल्कुल खरीदना चाहिए। लास्ट दोनों दिनों में टाटा मोटर्स डिस्कस किया है, 300-310 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक और गिरावट नहीं आएगी, तो यहाँ पे बिल्कुल एक्यूमुलेट किया जा सकता है, बाइंग बनता है। तेजी कब बनेगी इसके अंदर? जब स्टॉक एक बार ऊपर में 320 का लेवल तोड़ देगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो टाटा मोटर के अंदर वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम होगा, और फिर ऊपर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जिसमें 340 से 350 तक का मूव, जहां से इसने फॉल स्टार्ट किया था, वो वापस पूरा का पूरा मूव तेजी की तरफ देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय करें, होल्ड करें, और 320 का ब्रेकआउट आने पे फ्रेश खरीदारी और की जा सकती है 340 से 350 के टारगेट्स के लिए। 350 के टारगेट लेकर खरीदारी, और ये स्टॉक दौड़ लगाने को तैयार है। देखिए हमारे दर्शक भी इतने जागरूक और समझदार और एकदम अपडेटेड है। मुझे अभी भी एक मैसेज भी आया हमारे एक दर्शक की तरफ से, 3 साल पहले जिंदाल स्टेनलेस हमारा 38 रुपये में रिकमेंड किया हुआ था, 38 रुपये का स्टॉक आज देखिए जिंदाल स्टेनलेस ये लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर्स मुझे याद है दिवाली पर पिछले साल, ये वाली नहीं इसके पहले वाली दिवाली पर 115-120 रुपये की रेंज में हमने रिकमेंड किया था कि ये स्टॉक अब इस दिवाली पर पिक है,
देखिए ठीक है, बीच बीच में कभी कभार ऐसे झटके लगते हैं 8-10%, और तभी ये बेहतरीन स्टॉक है जहां आपको खरीदारी करनी चाहिए। निश्चिंत होकर इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप खरीदारी करें। नीचे आए 10% तो और ऐड करें, सिंपल ये फॉर्मूला रखें। जिंदल स्टेनलेस हिसार तगड़ा एक्शन दिखाते हुए 3-20 की स्ट्रेटेजी का वक्त। सर बढ़िया एक्शन है ये जो अभी चीन ने रिजर्व रेशियो की कटौती करी है, इसका अभी तक इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ ज्यादा रिएक्शन आते हुए नहीं दिखा है। डाउ फ्यूचर्स तेजी में है, 150 पॉइंट्स ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिविटी बनी हुई है। बाजार ने ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लिया था सर, क्योंकि 2 दिन पहले चीन के कैबिनेट से ऐसे संकेत आए थे, बट डेफिनेटली पॉजिटिविटी बनी है। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट कारोबार कर रहे हैं। यूरोप में आप देख रहे हैं 1.5% की तेजी इस समय आपको दिखेगी। कच्चे तेल में भी एक्शन है, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड भी अब संभलकर 1.34% पर आ गई है। कल इंटरडे में 1.25% का लो छुआ था। बताएं सर क्या करके जाना है? 15,700 के जस्ट नीचे है निफ्टी। दीप देखिए 2 बजे से मैं तो तेजी का व्यू ले लिया हूँ, मतलब तेजी नहीं भी माने तो पॉजिटिव व्यू तो ले ही लिया हूँ कम से कम। तो मेरा ये समझना है शॉर्ट काटनी चाहिए, हल्की फुल्की लॉन्ग करनी चाहिए, और आप डर लगता है तो अपनी हेजिंग के साथ करें। फ्यूचर्स खरीदें, 15,600 का कॉल ले लें, या 15,600 का या 15,500 का पुट ले लें, जो आपको ठीक लगे, या सामने 15,800 15,900 का कॉल बेच दें। जितना जिस तरह की रिस्क के हिसाब से आपको ट्रेड करना है वैसा कर लें। हेज ट्रेड कर लें, फ्यूचर्स के सामने कॉल बेच लें या पुट खरीद लें, जो आपको ठीक लगे। मेरे हिसाब से कॉल बेचना ठीक है, 15,900 का कॉल बहुत सेफ है बेचने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पॉजिटिव हूँ निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर भी 100% में पॉजिटिव हूँ। 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, मुझे कोई समस्या नहीं है। भले 200 पॉइंट नीचे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी, और अगले हफ्ते के लिए हम 35,300 375 ये मिनिमम टारगेट देख ही रहे हैं। 35,225 उसके पहले का एक टारगेट होगा, तो आप रखिए। नीचे में चाहें तो 34,800 का 34,900 का एक पुट ऑप्शन ले लीजिए, या 35,500 35,600 के कॉल ऑप्शन को बेच दीजिए, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी हेजिंग के साथ। हाँ, एकदम ऐसे खुला खुला मत लेके जाना, नहीं तो फिर आप बोलोगे अरे ये हो गया वो हो गया। ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल है। अब वोलेटिलिटी का मतलब दोनों तरफ होता है, तेजी भी हो सकती है, हो सकता है आज अमेरिका वापस जोर से चल जाए, हो सकता है जोर से खुलने के बाद गिर भी जाए। एनीथिंग कैन हैपन। ऐसा नहीं कि हम 100% कभी श्योर हो नहीं सकते किसी भी चीज़ को, और इस तरह के मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं, या इंट्राडे में ओवरनाइट बहुत वोलेटिलिटी है। इवन फ्यूचर्स में इतनी वोलेटिलिटी, पहले तो देखो इतना तो अमेरिका के मार्केट ही ऊपर नीचे नहीं होते जितने फ्यूचर्स हो जाते हैं आजकल, करेक्ट। तो इसलिए आप अपने रिस्क को ध्यान में, क्वांटिटी छोटी करो, हेजिंग कर लो और बने रहो। मार्केट में बने रहेंगे तो पैसे बन जाएंगे, नहीं बने रहेंगे तो फिर देखिए कोई बात नहीं, डर लगता है तो थोड़े दिन छोड़ दो, आराम से बाद में करेगा। व्यू मेरा थोड़ा पॉजिटिव साइड पर है जी। बिल्कुल सर, व्यू पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट्स में भी पॉजिटिव एक्शन है, ज़्यादातर क्यूज भी ठीक ठाक आ रहे हैं, और बाजार में कल की गिरावट के बाद थोड़े हल्के भी हैं। तो बना के जाइए अपनी पोजीशन, बट डेफिनेटली हेज करना ज़रूरी है, जैसा अनिल जी आपको हर बार कहते हैं। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। बढ़िया एक्शन रहा है। एक बार सिर्फ ग्रैन्यूल्स के कॉल पर अपडेट ले लूँ। राकेश जी के साथ 360 पर रेकमेंड किया था सर, फिलहाल 370 पर है। किसी ने अगर ट्रेड इनिशिएट किया हो, इंटरडे में डिसेंट गेन्स हैं, मुनाफा बुक कर लें या फिर कैरी फॉरवर्ड करें मंडे के लिए सर? जो जिनका हाजमा मजबूत है और जो थोड़ा बहुत गिरने पर परेशान नहीं होते हैं, वो तो क्लियरली होल्ड करें, बड़े बड़े लेवल्स देखने को मिलेंगे। और जिनका हाजमा कमजोर है और जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, इंट्राडे बीटीएसटी के लिए आजकल के लिए लिया है, वो मुनाफे को बांध लें। अंदाजा कैसे लगाया जाएगा? जो अगर थोड़ा गिर जाए, जो आपसे सवाल पूछे उनका हाजमा कमजोर, जो ना पूछे उनका मजबूत, यही माना जाए ना। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे बंसल जी, ये बताओ। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल आपने सही पकड़ा अनिल जी। जो पैनिक करके ट्विटर पे आ जाए, परेशान हो क्या करें क्या ना करें, तो अनिल जी आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। आई एम स्पीचलेस। बिल्कुल ठीक बात है। पिछले 2 दिनों में बहुत लोग आज में कमजोर साबित हुए हैं। वही वाली बात है, एक्चुअली क्या करें, हम लोग नुकसान में होते तो नेचुरली दुखी होता है। हम समझते हैं इस बात को कि किसी को तकलीफ है, तो अब वो कहाँ फ्रस्ट्रेशन निकाले। वो बढ़िया है, मैं तो कहता हूँ बढ़िया है, आप पे हम पे फ्रस्ट्रेशन निकाल ले ट्विटर के जरिए, ये बहुत बढ़िया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नहीं तो कहीं और बाकी कहाँ निकालेगा, बीवी बच्चों पे, दोस्तों पे, इससे बढ़िया हम पे निकाल ले, ज़्यादा बढ़िया है। अगर कहीं भी कोई समस्या है, ठीक है भाई, बंसल जी पे निकाल। अच्छा, मुझसे भी ज़्यादा आप प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, तो बंसल जी पे निकालो, कोई टेंशन नहीं है। बंसल जी एकदम हमारे हमेशा मुस्कुराने वाले हैं। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं आगे, और एक्शन बाजार का जो क्लोजिंग में होता दिख रहा है वो मजबूती की तरफ तो नहीं है।
क्लोजिंग तो हमें कमजोरी मिल रही है, लेकिन अब भी अहम सपोर्ट लेवल के ऊपर ही होता हुआ दिख रहा है बंद। तो क्लोजिंग का पूरा एक्शन दीप एक बार जरा बता दें। बिल्कुल सर, और बढ़िया रिकवरी है काफ़ी स्टॉक्स में। हालांकि इंडेक्स लेवल पर आप देख रहे हैं निचले स्तरों को होल्ड किया, पर 15,700 के जस्ट नीचे निफ्टी क्लोज हो रहा है। 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है। मेटल स्टॉक्स सुबह से ही एक्टिव थे और अभी थोड़ी और एक्टिविटी सेकंड हाफ में आती हुई देखी, जो चीन की खबर आई है। टाटा स्टील आपका टॉप गेनर है 4% ऊपर। आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव थी। हिंडाल्को में आपने खरीदारी देखी है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी पॉजिटिव ही था। डिवीज लैब बढ़िया मोमेंटम में, वागले साहब ने खरीदारी की राय दी है, 4600 के ऊपर क्लोज कर रहा है। और बजाज फिनसर्व एक और कॉल वागले साहब की तरफ से, जहां पर टारगेट भी हिट हुआ है, आप नजर रखिए 12,800 पर ये क्लोज हो रहा है। अदानी पोर्ट्स में थी खरीदारी। सिप्ला, ओएनजीसी, टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी और कोल इंडिया ये एक्टिव रहे। हालांकि ब्रेथ बाजार के फेवर में नहीं थी, क्योंकि ज्यादा स्टॉक्स में गिरावट हुई है। लगभग 30 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज कर रहे हैं, बट उतनी भारी गिरावट नहीं थी। बजाज ऑटो 2% नीचे और टीसीएस नतीजों के बाद आपने देखा है 1.5% नीचे। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक यहां पर भी 1-1.25% की गिरावट। इन 3 दिग्गजों पर ज्यादा प्रेशर दिखा। बाकी स्टॉक्स में आपने हल्की फुल्की गिरावट आज आती हुई देखी है। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक 1% की गिरावट के साथ क्लोज हो रहे हैं। वायदा कारोबार में ग्रैन्यूल्स जबरदस्त एक्शन, राकेश जी कुणाल जी की पिक 370 पर क्लोज होते हुए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक और अच्छा दिन। डीएलएफ 300 के ऊपर यह काउंटर क्लोज होने की तैयारी दे रहा है। साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग, पेज इंडस्ट्रीज, ग्लेनमार्क, विश्वेश जी की कॉल, वेदांता, वोडाफोन, नैल्को, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्फेसिस और जेएसपीएल यहां पर भी बढ़िया एक्शन आपने देखा है। अदानी पोर्ट्स यहां पर भी आपने अच्छी तेजी बनते हुए देखी है, तो ये भी एक और स्टॉक जो एक्टिव रहा। कैश स्टॉक्स में अगर आप देखें, जिंदल स्टील जिसकी अभी हम बात कर रहे थे 11% ऊपर। ईडलवाइज झुंझुनवाला साहब ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, 10% हाई क्लोज करते हुए दिख रहा है। आईआरबी इंफ्रा नजर रखिए, जीआर इंफ्रा के आईपीओ को मिला है जबरदस्त रिस्पांस। पीएनबी हाउसिंग लगातार दूसरे दिन सर्किट पर। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, साथ ही मोतीलाल ओसवाल, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, वर्धमान टेक्सटाइल्स और इमामी कुछ और काउंटर्स जो पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। और अनिल जी, प्रोविजनल बेसिस पर ही सही, बट 15,700 के बेहद करीब निफ्टी आते हुए दिखा और 35,100 के करीब निफ्टी बैंक की क्लोजिंग होती हुई दिख रही है सर। दीप जो फाइनल क्लोजिंग आएगी मेरे ख्याल से 15,680 इसके आसपास आनी चाहिए। 680 के आसपास 680-85 होनी चाहिए। वैसे तो 15,699 दिख रहे हैं, थोड़ी सी नीचे आएगी, क्योंकि आखिरी आधे घंटे की एवरेज क्लोजिंग पकड़ता है, वो 15,700 के ऊपर हम गए नहीं है, तो थोड़ा नीचे आएंगे। 680-685 मेरे ख्याल से बनना चाहिए। और बैंक निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग मेरे ख्याल से 35,050-60 के आसपास बननी चाहिए, थोड़ी सी नीचे जहाँ हम बंद हुए उससे। देखते हैं थोड़ी देर में क्या कुछ होता है। लेकिन इससे पहले मैं बताऊँ, आज शाम का कार्यक्रम एक विशेष दिन है आज, और उस विशेष दिन में हमें बधाई देनी चाहिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। जी हाँ, बीएसई का आज 147वां स्थापना दिवस है। तो बीएसई की पूरी टीम को, आशीष कुमार चौहान साहब को, जिनके नेतृत्व में बीएसई कमाल करता हुआ दिख रहा है। और बीएसई में सारे जो ब्रोकर्स हैं, स्पेशली बीएसई ब्रोकर फोरम है, जो ब्रोकर्स की रिप्रेजेंटेटिव संस्था है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और साथ ही बीएसई के साथ जुड़े हुए सभी जो भी जिस भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स के तौर पर या ब्रोकिंग बिजनेस के तौर पर जो भी सब लोग जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत बधाई इस 147वें दिन की स्थापना दिन की। तो एक तरह से आज बीएसई का 147वां बर्थडे है। आप कह सकते हैं कि एशिया का सबसे पहला, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई, और एक पेड़ के नीचे बीएसई की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद से देखिए बीएसई ने जो ऊंचाइयां छुई है, अब आप देख सकते हैं। और हमारा फेवरेट स्टॉक हमेशा रहा है लगातार पिछले 1-1.5 साल से, और स्टॉक की परफॉर्मेंस, एक्सचेंज की परफॉर्मेंस लाजवाब आपके सामने। तो पूरी बीएसई की टीम को, आशीष कुमार चौहान साहब को और सारे इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत बधाई। हिंदुस्तान की वेल्थ क्रिएशन का एक ये प्रतीक रहा है पिछले लगभग 150 सालों से। तो बीएसई के लिए और सभी इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बड़ा दिन। आइए अब बढ़ते हैं आगे बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर। 4:30 बजे शुक्रवार को हम आपको दिखाते हैं कमोडिटी का एक वीकली राउंड अप, और आज का विशेष शो है दालों को लेकर। दालों के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे और उसके बाद स्टॉक लिमिट कर दी गई, और स्टॉक लिमिट के बाद दालों पर हो गई तगड़ी सख्ती। अब ये वाकई में इतनी ज़रूरी है सख्ती, या फिर हो गई है जल्दबाजी? स्टॉक लिमिट ज़रूरी या जल्दबाजी? 4:30 बजे का विशेष शो। 5 बजे आपको फिर से हम इस पूरे हफ्ते में एजुकेशन, स्कूल्स, इस पर बड़ा फोकस किया, क्योंकि ये वक्त ऐसा आ गया कि अब है ना, स्कूल खुले नहीं खुले तो कैसे खुले, क्या करें, और साथ ही फीस से रिलेटेड सारे जो मुद्दे हैं वो बड़े गर्म हो रहे हैं। तो हम आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपके काम के उन मुद्दों को उठाते हैं, फालतू की वो पॉलिटिकल बहस करने के बजाय थोड़ी काम की चीज़ बात की जाए। तो
आज भी मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ। स्कूल की बारी, क्या है तैयारी? कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन 10वीं क्लास से ऊपर के स्कूल खुलने की बात कही जा रही। कुछ राज्य से मंजूरी दे रहे हैं और काफ़ी राज्य ऐसे हैं जो अब भी चाहते हैं कि नहीं ऑनलाइन ही करो भैया, अभी जल्दी मत करो, क्योंकि पिछली बार जो हड़बड़ी और जल्दबाजी की थी ना, तो उसका बड़ा मामला मतलब गड़बड़ हुआ और थोड़े बच्चे भी चपेट में आए थे, तो पेरेंट्स डर भी गए। अभी भी कई सारे पेरेंट्स चाहते हैं ना अपने बच्चों को नहीं भेजना, जाने दीजिए, क्यों है ऐसा। तो बच्चे क्या चाहते हैं वो तो पूछो ही मत, खैर पूछेंगे तो जवाब आपको सबको पता है। लेकिन पेरेंट्स क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है, स्कूल क्या चाहती है, इन तीनों से समझना जरूरी। तो आज हमारे इस शो में हम खास मेहमानों से इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बातचीत। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आरसी जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल, और मुंबई की नानावटी हॉस्पिटल की पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जागृति संघवी होंगी हमारे साथ, जिन दोनों से हम करेंगे इस खास मुद्दे पर बातचीत। इंडिया 360 डिग्री हमारा शाम का शो। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया और पॉलिसी विवाद को लेकर। झुक गया व्हाट्सएप, जी हाँ, ये आज की हमारी कवर स्टोरी है। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को होल्ड पर रख दिया है। ट्विटर की मनमर्जियों पर भी लगाम लगने वाली है, और नए आईटी मिनिस्टर ने सभी सोशल मीडिया साइट्स को सुधारने का ऐलान कर दिया है और सुधारने का निर्देश दे दिया। अश्विनी वैष्णव साहब ये नए मिनिस्टर आए हैं, आईटी मिनिस्टर। आज इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया और सरकार के पीछे पूरा विवाद क्या है, विवाद न थमने की वजह क्या है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये है हमारी आज की खास पेशकश, झुक गया व्हाट्सएप। इंसॉल्वेंसी वाली कंपनियों के लिए एक्सचेंजेस ने एक नई गाइडलाइन जारी की। इन गाइडलाइंस में क्या कुछ है, कितनी सख्ती अब बरती जाएगी, इसका पूरा विश्लेषण होगा आसान भाषा में। दिवालिया कंपनियों पर सख्ती, यानी कि कोई भी कंपनियां दिवालिया हो, आपके पैसे डूब जाए, कर जाए, उसको लेकर कुछ बढ़िया गाइडलाइंस आते हुए दिख रहे। इस पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। इसके अलावा बाकी देश दुनिया की सारी खबरें तो होंगी ही, और उन पर हम आपसे बातचीत करेंगे ही। ये है विशेष कार्यक्रम आपके लिए आज शाम के। विदा लेने का वक्त है, और आप सबसे निवेदन है वीकेंड एंजॉय करें। और सब लोग जो स्पेशली जो फुटबॉल प्रेमी हैं, कौन कौन फाइनल मैच कौन देखने वाला है, कौन कौन देखेगा? विश्व जी तो पक्का ही देखेंगे, विश्व जी वैसे भी रात को जागते हैं। आपका तो विश्व जी हाथ खड़ा ही मत करो, आपका तो अज्यूम नहीं है, माना वही है किरण जी, और कोई और आप तो इस मामले में प्रख्यात विख्यात हैं जी। किरण जी, और कोई? बंसल जी, ओके। आप तीनों से मेरा निवेदन है, सोमवार सुबह आए तो ऐसे नींद में न रहें। आपको रात को मैच देखना है, हो सकता है वो पेनल्टी शूट आउट तक पहुंचे। पता चला 12:30 बजे का मैच 3 बजे 4 बजे तक पता नहीं कब तक चल रहा है, करेक्ट। सो पहले दिन में भरपूर नींद ले लें, ताकि आपको रात का नींद का कोटा कम ना पड़े, ताकि और मेरा इंटरेस्ट सोमवार सुबह में ज़्यादा है। और जो भी मैच देखें प्लीज़ मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेज दें कि मैच में क्या हुआ, क्या खास हुआ, ताकि मैं सुबह एकदम इन्फॉर्म लगूं जब मैं दीप के साथ मैच पर डिस्कशन करूं। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा, इतना रात को लेट तक देखूंगा तो सुबह मेरे लिए शो करना बड़ा मुश्किल काम है। जी दीप। हाँ दीप, ये आपके लिए भी तो है। अरे हाँ, आपको भी नींद पूरी लेनी है संडे को। रिक्वेस्ट थी अनिल जी, अगर आप मंडे को थोड़ा कंसेशन दे सकें तो हम सभी मैच देख पाएं, क्योंकि लंदन में बात चल रही है। बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने संकेत दिया है कि अगर इंग्लैंड यूरो कप जीत जाता है तो शायद मंडे को छुट्टी हो सकती है, ऐसी बातें चल रही हैं। तो अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहें सर तो 100% बिल्कुल होने चाहिए, मैं तैयार हूँ। इंडिया को आप फाइनल में पहुंचाओ, और यूरो तो हो ही नहीं सकता, हम यूरोप में नहीं है, अब तो सीधा वर्ल्ड कप जितवाओ, उस दिन हम भी करेंगे। बिल्कुल तैयार हूँ, दिल से तैयार हूँ। तो दीप बिल्कुल आपकी बात मंजूर एकदम। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप एंजॉय करें जो आपका पैशन है, जो आपको स्पोर्ट्स पसंद है। खेलना जरूरी है, देखना भी जरूरी, देखने से भी बड़ा जोश आता है, एनर्जी आती है, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं। तो वीकेंड आता ही इसीलिए कि जो आपने 5-6 दिन काम किया हो, थक गए हो मेंटली फिजिकली, उससे वापस आप अपने आप को रिचार्ज करें और सोमवार सुबह लौटें पूरे जोश खरोश के साथ। और जो लोग इस हफ्ते थक गए हैं बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर, ऊपर नीचे को देखकर, आराम से रिलैक्स हो जाइए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, छोड़िए, प्राणायाम करिए, वापस आइए। ये मार्केट है, ऐसे ही चलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, एक तरफा कभी नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, कोई चिंता न करें, निश्चिंत होकर अपना वीकेंड बनाएं। और बार बार झांक के अपने मोबाइल फ़ोन में, टीवी पे SGX निफ्टी देखने का कष्ट न करें, डाउ देखने का कष्ट न करें, डाउ फ्यूचर्स को भी आराम करने दें। सोमवार सुबह जो होगा देखा जाएगा, हम सब आपके साथ हैं। तब तक हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय, थैंक यू सो मच।